तो बात करते हैं वॉइस की। तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा उनको सुनने के बाद मेरे अंदर पता नहीं कैसे आ गए, वो मोदी जी ही जाने। जब कभी मिलूंगा तो बोलूंगा, मेरे भाइयों बहनों, मैं आज बिहार की गूंज में एक ऐसे कलाकार की बात करूंगा जो तेनाली रामा और भाभी जी घर पर है में झंडा फहराया है। नमस्कार। उस दिन तुक्के से सुनील पाल जी आए हुए थे, तो मैं डायरेक्ट मेकअप रूम में घुस गया। अच्छा। मैंने कहा, सुनील पाल जी नमस्ते। नमस्ते, मुझे जोक सुनाना है एक। अच्छा। कौन हो तुम? सर मैं जोक सुनाता हूँ। तो अच्छे इंसान थे, बोला हाँ ठीक है बुलाता हूँ। अब उनकी शूटिंग शुरू हुई, मैं ऑडियंस में बैठा। ऑडियंस में बैठे बैठे मैं ऐसे इशारा कर रहा हूँ, मैं आऊँ। अब वो करते करते मेरे पे भी फोकस कर रहे और मैं इशारा बहुत भी कर रहा। मेरा नंबर कब आएगा? मुझे लगता है कि सेट पे सबसे शरारती आप ही रहे हो। हाँ मैं हूँ, पंकज जी भी हैं, और मैं सबसे ज्यादा। धनी थोड़ा शांत रहता है, लेकिन मनी जो सबके घरों में घूमता रहता है, कमरों में, वैनिटीज में, और वीडियोस बनाना, मस्ती करना, फोटो खींचना, मेरा थोड़ा सा लगता है कि इंजॉय करना है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं अकेले नहीं रह पाता। मैं कहा इंडिया टीवी के शो में आपने वहाँ से शुरुआत की, ताली बजाने से लेकर ताली सुनने तक का सफर कैसा रहा? बहुत खट्टा मीठा सफ़र रहा। कई बार बहुत रोया भी और कई बार बहुत हंसा भी। कई बार ऐसी तकलीफ़ें आई, कुछ लगा मैं फेस ही नहीं कर पाऊँगा, मैं वापस चला जाता हूँ। और कई बार लगा वापस जाके तो मैं मर ही जाऊँगा, जी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने तो इसको पूरा अंदर तक समा लिया है जी। कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। सही बात। कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ईमानदारी की छाँव में मेहनत करते हो, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर शोर मचाती है। क्या बात है। कामयाबी एक ना एक दिन जरूर शोर मचाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जिनकी जिंदगी में कभी हाथ में थर्मामीटर तो कभी उन्होंने चाय बनाई, और फिर किस्मत ने उन्हें थमा दिया अभिनय का मंच। दिल्ली के पास फरीदाबाद की उन्हीं गलियों में जहां कभी बचपन साइकिल के पीछे भागा करता था, वही एक लड़का बालों में लगाने वाली क्लिप बेचते हुए सपनों का पीछा कर रहा था। वो लड़का था सोहित विजय सोनी। आज वही सोहित अपने अभिनय, अपनी कॉमिक टाइमिंग और अपनी सादगी से पूरे देश को हंसाता है। मैं शुरू से लोगों को हंसाना जानता था, बट मुझे नहीं पता था कि कलाकारी क्या चीज़ होती है। बस एंटरटेन कर। तकलीफें बहुत देखी थी, घर में लड़ाई झगड़े बहुत देखे थे, तो हंसना, हंसाना और माहौल में रहना पसंद था मुझे। तो वो जो सपना था वो कि एक्टर बनना, या एक्टर तो जानता भी नहीं था, पर टीवी में आने का एक शौक, टीवी में आना है। पर टीवी की दुनिया मुझे लगता था कि शायद दूसरी दुनिया होती होगी, और ये लोग खाली इसी के लिए बने हैं। और दिल्ली में तो मैं बहुत सारे ऑडिशन देता था, बट वो पेमेंट वाला झोल कि मुझे पेमेंट दो, आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर मुझे एक अच्छा ब्रेक मिला 2015 के मई में, भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी घर पर हैं में मैंने 100 से ज़्यादा किरदार कंप्लीट किया। 100 से ज़्यादा किरदार कंप्लीट किया। एक कलाकार में भूख है ना, तो वो पूछता नहीं है कि क्या करना है। लेकिन कई बार मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता था करने में, क्योंकि एक तो नींद कई बार पूरी नहीं होती थी मेरी। नींद इसलिए भी पूरी नहीं होती थी कि मैं फरीदाबाद से मुंबई जाता था। काफ़ी समय तक भाभी जी घर पर हैं या जो भी शूटिंग दौरान की, मैंने किसी को नहीं बताता था कि मैं फरीदाबाद से ट्रैवल करके आपके पास शूट करता हूँ। तो आपके माता पिता ने आपके अभिनय के करियर को सहजता से अपना लिया? घर की मक्की दाल बराबर घर की मक्की दाल बराबर होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार की गूंज के एक और खास एपिसोड में। आज की गूंज सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और अपने सपनों की हकीकत है। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जिनकी जिंदगी में कभी हाथ में थर्मामीटर तो कभी उन्होंने चाय बनाई, और फिर किस्मत ने उन्हें थमा दिया अभिनय का मंच। दिल्ली के पास फरीदाबाद की उन्हीं गलियों में जहां कभी बचपन साइकिल के पीछे भागा करता था, वही एक लड़का बालों में लगाने वाली क्लिप बेचते हुए सपनों का पीछा कर रहा था। वो लड़का था सोहित विजय सोनी। आज वही सोहित अपने अभिनय, अपनी कॉमिक टाइमिंग और अपनी सादगी से पूरे देश को हंसाता है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे कलाकार से जो हंसी के पीछे छिपे आंसुओं की भी कहानी सुनाना जानता है। तो पेश है बिहार की गूंज का एक बेहद खास एपिसोड, सोहित विजय सोनी के नाम, जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, असली जिंदगी में भी हीरो है।
तो नमस्कार सोहित जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका बिहार की गूंज में। कैसा रहा आपका सफर मुंबई से आज बिहार की तरफ? जो आपने सफ़र बताया है मुझे वो पुरानी सारी चीज़ें याद आ जी। गई। तो सबसे पहले मैं भी आपको नमस्कार करूंगा और पूरी बिहार की जनता को दिल से नमस्कार, प्रणाम, पैर लगाता नहीं, यही शब्द है। जी जी जी। तो यह बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर डॉक्टर पंकज जी, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने बिहारी अंदाज में और नमन करते हुए आपने शुरुआत की, तो चलिए, लगता है रास्ता में या फिर कुछ थोड़ा सा बिहारी टिप्स या फिर वो भूमि का असर रहा जो आपको आज बिहारी अंदाज में आपने नमन किया। बिहार मतलब मुझे लगता है कि हर तरफ है, क्योंकि हमारे देश में हर एक कोने में बिहारी हैं, है ना। और मेरा जो ताल्लुकात रहा है वो बिहारियों के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत दूर से नहीं हूँ, मैं भी आपके बिहार के बगल गोंडा जिला का रहने वाला हूँ। जी। तो भले ही मैं पला बड़ा हरियाणा में, लेकिन यूपी और जो बिहार का जो रिश्ता है वो भाई भाई का ही हो गया, मतलब बगल बगल में ही है। तो रही बात बिहारियों की, तो बिहारी जो शब्द है ये अपने आप में इतना प्यारा शब्द है। जब हम नाम लेते हैं जी, तो बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो बिहार से हैं जी। और मैं भी मुंबई हूँ, तो वहाँ पर भी बिहारियों के बीच में मैं घिरा हुआ हूँ। चाहे वो प्रोडक्शन टीम हो, चाहे वो डायरेक्शन टीम हो, चाहे वो हम एक्टर की बात करें, या यूनिट में हर तरह के लोग होते हैं और उसमें सब तरफ बिहार फैला हुआ है। तो बिहार कन कन में है, बिहार हर बॉलीवुड में है, अपने स्टूडियोज में है, जैसे आपने बताया। जी। तो स्वागत है आज हमारे बॉलीवुड के कलाकार आज हमारे बिहार की गूंज में हमारे आज गेस्ट के रूप में आए हैं। तो सोभित जी, फरीदाबाद के एक मिडिल क्लास से उठकर और अभिनय की तरफ जाना, कैसा रहा आपका बचपन? और ये बचपन से अभिनय की तरफ का पूरी कहानी। बड़ा मुश्किल था। शायद बीच में आपने छोटी सी बात मिस कर दी कि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो मेडिकल लाइन से हुई थी, कंपाउंडर के तौर पे हुई थी। मैं हॉस्पिटल में काम करता था। शुरुआत हुई थी एक छोटे से क्लिनिक से, फिर नर्सिंग होम और फिर हॉस्पिटल, और फिर हॉस्पिटल से सीधा फिर स्ट्रगल शुरू हुआ इस लाइन में आने की। बात मैं कहूँ तो ताली बजाने से, ऑडियंस में ताली बजाना और एंकरिंग करना और स्टेज पे जाके बर्थडे फंक्शंस या शादी या किसी का कोई भी अच्छा फंक्शन, उसमें नाच गाना मस्ती करना। तो इस तरीके से हंसते हंसाते कलाकार की तरफ हम लोग आए। तो जब आपने कहा कि एज ए कंपाउंडर, और जैसा हमें पता चला कि भाई एक समय ऐसा था कि जब आप लोगों को मदद करते थे उस दिशा में कंपाउंडरी करते हुए, और आपका वो हंसी मजाक और जिस तरीके से आप लोगों से को उनके दुख दर्द को दूर करते थे, आपका अंदाज बहुत पसंद करते थे। क्या वो कहानी रही? कहानी में भी देखो बिहारी चीज छुपी हुई है। अच्छा। क्योंकि जब मेरी माता जी जिस मोहल्ला क्लिनिक पे जाती थी वो भी बिहार के डॉक्टर थे। क्या बात। उनका नाम आज मुझे याद नहीं है, वह बहुत छोटा था। 7वीं क्लास के बाद माता जी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एजुकेशन के मामले में मैं बहुत कच्चा था, तो बहुत ज़्यादा ही कच्चा था। तो माता जी ने उस जो डॉक्टर साहब थे उनसे बात की कि मेरे लड़के को भी डॉक्टर बना दो, कल से भेज दो। क्या बात। झाड़ू लगाएगा यहाँ पे, डॉक्टर बन जाएगा। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता है, तो ठीक है डॉक्टर बनेंगे। तो माता जी का सपना डॉक्टर बनने का था। मैं शुरू से लोगों को हंसाना जानता था, बट मुझे नहीं पता था कि कलाकारी क्या चीज़ होती है। बस एंटरटेन करना। तकलीफें बहुत देखी थी, घर में लड़ाई झगड़े बहुत देखे थे, तो हंसना हंसाना और माहौल में रहना पसंद था मुझे। तो माता जी ने वहाँ पे क्लिनिक पे शुरुआत करा दी कि स्कूल से आने के बाद आप डॉक्टर साहब के पास आना, जो बिहार से थे। वो बहुत मीठी बोली, मतलब शुरुआती ही बिहारियों की मीठी ऐसी बोली तो पूरे विश्व प्रसिद्ध है। तो मैं जाता था क्लिनिक पे, झाड़ू लगाता था और उनकी दवाइयाँ निकालता था, हेल्प करता था। धीरे धीरे डॉक्टर खान तक पहुँचा। अच्छा। मतलब हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम लोग, हमारे लिए तो डॉक्टर होते हैं ना। भगवान तो मुझे उनसे, वो गुरु थे तो उनके पास पहुंचा, फिर नर्सिंग होम पहुंचा, फिर धीरे धीरे मैं हॉस्पिटल पहुंचा। अच्छा। तो अब अपग्रेड होता चला गया धीरे धीरे। तो हॉस्पिटल का जो आपने बात कही है कि लोग वेट करते थे, तो सारे बेड पे मुझको जाना था इंजेक्शन देने। तो जब हम कई बार इंजेक्शन देते तो इंजेक्शन बहुत तेज जलन करता है जब वो वेंस में जाता है। आप तो डॉक्टर, आप तो समझते होंगे। तो वो बहुत लोग इरिटेट होते थे लगवाने में। काफ़ी बहुत लोगों को कहना होता है भाई
बंदूक मार लो लेकिन इंजेक्शन सहना बहुत टफ है। तो मेरे को लगता था सारे बेड पे सभी लोग ना, जैसे ही इंजेक्शन का ट्रे आता था तो तकलीफ में खौफ हो खाते जाते थे। लेकिन मैं जब जाता था तो लोगों से बातचीत करता था, हंसी मजाक करता था, बातचीत करते करते सहलाते सहलाते 3-4 इंजेक्शन कब लगा देता था। 3-4 एक साथ लगाते थे ना कई सारे इंजेक्शन, पता नहीं चला। पता नहीं चलता था। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो एक शाम में जो लड़का आता है और वो बहुत इजी वे में इंजेक्शन लगा देता है, पता भी नहीं चलता है, तो उससे हम इंजेक्शन लगवाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि तुमने क्या जादू किया हुआ है, कि सब बोलते हो रात वाला लड़का आएगा ना 2-3 घंटे के लिए आता है, क्योंकि मैं कम समय के लिए हॉस्पिटल में जाता था। तो हॉस्पिटल का कारवा ऐसे चलता रहा। फिर मैं मोहल्ले में अपने जहाँ मैं रहता था वहाँ पे मैं दवाइयाँ देने की कोशिश करता था, तो लोग लेते नहीं थे शुरुआती में। अच्छा, कहते थे क्या पता हमें कुछ हो जाए, तुम डॉक्टर थोड़ी ना हो। धीरे धीरे विश्वास बनाया, धीरे धीरे नींव रखी, कभी फ्री में दवाइयाँ दी, कभी ऐसे लोगों को दवाइयाँ दी जिनको ज़रूरत है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया। और क्योंकि मुझे नाम कमाना और लोग मेरी इज्जत करें अच्छा लगता था, मुझे शुरू से मान सम्मान मिले मुझे हमेशा। तो जब मैं उनको दवाइयाँ देता था तो धीरे धीरे वो विश्वास बनता चला गया। और एक दिन ऐसा भी आया डॉक्टर साहब कि मेरे घर के आगे आके मेरे पिताजी से बोलते थे अपने लड़के से मुझे बोलो वो दवाई दे के चला जाए। क्या बात। तो कई बार मैं सेवा के स्वरूप वो दवाई जो मार्केट में 100 रुपये की है मुझे वो 50 रुपये में मिलती थी, तो मैं उनसे लाके 60 रुपये में देता था, क्योंकि 10 रुपये में इसलिए लेता था कि मेरे जेब खर्च की जो चीज़ें होती रहेंगी मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं बाइक से या साइकिल से या ऑटो से किसी से भी मैं उसको लाके उनको दे दूँ, प्रोवाइड कर दूँ। तो ये मेडिकल का सफ़र रहा कलाकारी के क्षेत्र में घुसने से पहले। तो जब आपका ये हंसाने का हुनर था तो कभी लगा कि भाई टीवी में जाना चाहिए उस वक्त? हाँ, मतलब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे पता ही नहीं था, जिस फैमिली से मैं हूँ बहुत मध्यम फैमिली है और दूर दूर तक कोई एजुकेशन वाले बहुत ज़्यादा रिलेटिव नहीं थे कि जो मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे सके। देखा आपका लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा। मम्मी मतलब हाउस वाइफ हैं और पापा मेरे एक छोटे से हेल्पर एक कंपनी में जॉब करते हैं। तो वो जो सपना था वो कि एक्टर बनना, या एक्टर तो जानता भी नहीं था, पर टीवी में आने का एक शौक, टीवी में आना है। बट टीवी की दुनिया मुझे लगता था कि शायद दूसरी दुनिया होती होगी और ये लोग खाली इसी के लिए बने हैं। लेकिन 2007 में जब लाफ्टर चैलेंज आया तो वहाँ एक फरीदाबाद का लड़का नजर आया कि फरीदाबाद से आपके बीच, तब मुझे लगा कि इस दुनिया से भी चले जाते हैं क्या लोग। तब जाके मुझे लगा अरे ये तो यहाँ से निकल के गए, पॉसिबल है। हाँ, मतलब फिर मैंने क्लिनिक और जो उस टाइम मैं हॉस्पिटल में था, फिर मैंने हॉस्पिटल से थोड़ा समय और क्लिनिक से इस पे ध्यान देना शुरू किया, एक्टिंग कि कैसे होता है। अच्छा। ये टीवी की दुनिया कैसे चलती है, इसमें कैसे जाया जाता है। अच्छा। तो हमारे फरीदाबाद के नियर अबाउट नोएडा है, तो किसी ने कहा नोएडा में फिल्म सिटी है, बट मैं वहाँ जब किसी तरह से पता किया तो पता चला वहाँ न्यूज़ चैनल से, तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बनते हैं। तो एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है, उसका नाम आपने सुना होगा, आपकी अदालत, रजत शर्मा जी का। तो बहुत फेमस शो है, बहुत सदियों से आ रहा है कहा जाए तो मैंने वहाँ फ़ोन किया, तो रिसेप्शन पे नंबर निकाला। मैं क्लिनिक से 2-2 रुपए के सिक्के लेता था क्लिनिक से उनसे मांग के, और जाके वो सिक्के डालने वाले पे और जस्ट डायल से नंबर निकाल के फ़ोन करता था। तो कई सारे न्यूज़ चैनल पे फ़ोन किया कि सर मुझे टीवी पे आना है। तो सीधे न्यूज़ चैनल पे सीधा कि सर मैं हंसा सकता हूँ तो मुझे टीवी पे आना है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता चल गया था वो हंसाने वाले लाफ्टर शो में फरीदाबाद का आया, तो मुझे लगा मैं भी अब आपको एक हौसला मिला। तो मैं फ़ोन करता था सिक्का डाल के, तो अधूरे में वो मुझे आज भी याद है जब हम सिक्का डाल के फ़ोन करते थे तो वो टू 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 करने लगता था कि दूसरा सिक्का डालो। और जब हम किसी कंपनी या किसी बड़े न्यूज़ चैनल में हम फ़ोन करते हैं तो वो कुछ देर तक तो ट्रांसफ़र के लिए वो अनाउंस चलता रहता है। इतने में कई बार मेरा सिक्का बीच में ही ख़त्म हो जाता था। तो फिर दोबारा अगले दिन वही प्रयास, ऐसे कुछ दिनों तक न्यूज़ चैनलों से बातचीत चलती रही। और मैं एक बिहार के ही बंदे थे, उनसे मैं जिद करता था कि सर मुझे बुला लीजिए, मैं पीछे कहीं साफ सफाई करता नजर आ जाऊंगा। बोले ऐसे नहीं होता। मैंने कहा सर थोड़ा सा, इतनी भूख थी। करते कराते फाइनली अविनाश जी जो भी बिहार से हैं जी, वो इंडिया न्यूज़ में थे, उन्होंने कभी फ़ोन उठाया होगा जी। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत परेशान करते हो यहाँ पे फ़ोन करके सबको, कहाँ से हो, कौन हो, डांट के बोला। मैंने कहा सर मैं एक
लड़का हूँ और क्लिनिक पे काम करता हूँ, लेकिन मुझे टीवी पे आना है। जी। कहाँ रहते हो? मैंने कहा सर मैं फरीदाबाद। कल सुबह 8 बजे आ जाओगे? मैंने कड़क कहा, के हाँ, बोला। हाँ थोड़ा सा आ जाओगे 8 बजे? क्या उम्र रही होगी आपके उस वक्त? सर मैं तो आई थिंक 8वीं 9वीं में था, 8वीं 9वीं। तो बहुत ही छोटा ही था। हाँ। ज़्यादा छोटा भी नहीं था, मतलब थोड़ा सा मिड वाली। तो मैंने कहा आ जाऊँगा। अब एकदम से बोल दिया, खुशी भी हुई और एक तरफ घबराहट भी हुई। अच्छा। कि बोल तो दिया, नोएडा जो 3-4 किलोमीटर दूर से ज़्यादा कभी अपने शहर से गया नहीं, नोएडा। बट वो जोश, जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, की भूख होनी चाहिए। जी। तो जैसे तैसे मैं, एक जोड़ा कपड़ा था डॉक्टर साहब ने जो दिवाली पे गिफ्ट करते थे, उसको पन्नी में किया। मैंने कहा रास्ते में जाऊंगा कहीं ख़राब ना हो जाए। इतना ध्यान रखा आपने कि वो क्रंच नहीं हो, जो साफ सुथरा रहे, एकदम क्लीन परफेक्ट दिखे। जी। तो मैं जैसे तैसे, लंबी कहानी है, मैं बस से पहुंचा जी। उस एरिया में और पूछता पाछता कि कहाँ है ये एड्रेस। तो किसी को वो वहाँ पे। तो मैंने कहा आप चेंज कर लेता हूँ। अब अच्छा। चेंज के लिए तो कहीं ऐसे तो है नहीं कि मैं वैनिटी चेंज रूम हो या change फिर या रखूं। जी। तो वहाँ पे एक झाड़ी थी। जी। झाड़ी मतलब कुछ झाड़ जैसे एक एरिया था जहाँ पे बहुत सारे पौधे निकले थे, वो अच्छा। लंबे लंबे वाले। जी। तो आउट एरिया था पहले वहाँ। उतना अर्बनाइजेशन भी थोड़ा कम रहा होगा, तो वो सब रहा। हाँ। जी। तो मैं वहाँ जाके फटाफट से शर्ट और फटाफट पैंट चेंज करना और जल्दी से आके जी। फिर मैं जाके वहाँ पे मिला, तो पता चला कि ऑडियंस में मुझे बैठना है और लाइव शो देखना है और ताली बजानी है। जी। तो बड़ा हैप्पी हो, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पहला सच साक्षात्कार रहा आपका स्टूडियो की तरफ, वही हाँ, पहला एक्सपीरियंस था? पहला। और उस दिन तुक्के से सुनील पाल जी आए हुए थे। अच्छा। तो कहते हैं ना, जो Comedian। चाहते हैं, कई बार परमात्मा कोशिश करते हैं, बस आप बहुत दिल से चाहो। मैं कॉमेडियन बनना चाहता था, कलाकार बनना चाहता था, हंसाना चाहता था। तो पहले दिन तुक्के से वहाँ पे आपकी अदालत की शूटिंग बाद में थी। सबसे पहले जस्ट लाभ बाकी माफ करके आपकी जी। अदालत वालों ने, इंडिया टीवी वालों ने एक शो शुरू किया था, जी। जिसमें सुनील पाल को बुलाया था। अच्छा। तो मैं डायरेक्ट मेकअप रूम में घुस गया। अच्छा। मैंने कहा सुनील पाल जी नमस्ते। नमस्ते, मुझे जोक सुनाना है एक। अच्छा। कौन हो तुम? मैंने कहा सर मैं जोक सुनाता हूँ। तो अच्छे इंसान थे, बोले हाँ ठीक है बुलाता हूँ। अब उनकी शूटिंग शुरू हुई, मैं ऑडियंस में बैठा। ऑडियंस में बैठे बैठे मैं ऐसे इशारा कर रहा हूँ, आओ मैं आऊँ। अब वो करते करते मेरे पे भी फोकस कर रहे और मैं इशारा बहुत डाइवर्ट भी कर रहा। मैं मेरा नंबर कब आएगा। जैसे इतना इंक्विजिटिवनेस था और इतना तड़प थी कि भाई, मैंने ऐसे, मुझे पता नहीं कितनी मेरे अंदर जोश था, मतलब उम्र भी ऐसी है और आपका भूख काफी। बहुत बहुत ज़्यादा ही भूख थी, मुझे लगता है ज़्यादा भूख नहीं होनी चाहिए। तो मैं उनके शॉट में चलते बोल रहा हूँ मुझको बुलाओ। उन्होंने फाइनली आवाज़ दिया कि हमारे बीच एक लड़का है और वो जोक सुनाएगा। जोश में चला तो गया, जोक सुनाना भी शुरू किया, माइक भी मिला इंडिया न्यूज़ का। मैं बीच में अटक गया। उसको जोक को किसी और ने कंप्लीट किया। अच्छा। उन्होंने कंप्लीट किया जो बिहार से थे, जिन्होंने अच्छा। मुझे इंडिया न्यूज़ में बुलाया था। अच्छा। वहाँ से और उन्होंने छोटा सा वर्ड कंप्लीट किया, जो पंच मेरा रह गया था। तो उसके बाद उनको लगा कि ये लड़का काफ़ी मेहनती है। फिर उन अविनाश जी से मेरी एक अच्छी दोस्ती हुई। फिर वो मुझे ऑडियंस में बुलाते रहे। तो मेडिकल के साथ साथ मैं ऑडियंस में जाता रहा और डॉक्टर साहब से पैसे लेता था। महीने के 200 रुपये मुझे देते थे वो। जी। उस 200 रुपये में से मैं किराए के लिए 60-70 रुपये खर्च हो जाते थे नोएडा जाने में, तो मैं रखता था। एक बार बहुत अच्छे कॉमेडियन और आए थे इंडिया न्यूज़ में, तो मुझे लगा कि वहाँ पे भी मुझे जाना है। तो मैं उन कॉमेडियन को बहुत फ़ोन करता था, बहुत, कि मुझे बुलाओ बुलाओ। उन्होंने कहा आ जाओ आज। अब मुझे बोल तो दिया, फिर वही जोश तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, भूख भी नहीं ख़त्म हो रही थी, और खाली ऑडियंस में जाने के लिए जी। कि मतलब मैं इंडस्ट्री से जुड़ गया, मैं कलाकार के दायरे में आ गया हूँ। तो उसके बाद मेरे पे पैसे नहीं थे, तो मैंने एक दिन की मजदूरी की। तो लेबर चौक पे जाते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, अब तो मैंने जुबान दे दी, मुझे वहाँ जाना है। फिर मैंने कहा क्या करूँ, कल जाना है सुबह 11 बजे। तो मैंने एक दिन पहले लेबर चौक जिसे बोलते हैं, हमारे भारत कॉलोनी चौक एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे खड़ा हो गया। तो एक अंकल आए, बोले 120 रुपये मिलेगा, जिसमें से 20 रुपये मैं ले लूँगा, 100 तुमको दूंगा। मैंने कहा हाँ हाँ ले चलो। तो पूरे दिन वो रेत उठाना, ईंट यहाँ से वहाँ ले जाना, लेकिन वो खुशी, वो चेहरे पे स्माइल, क्योंकि लक्ष्य सामने दिख रहा था, तो मंजिल भाई तो चलना ही था। तो मैंने जैसे तैसे मेहनत करते हुए मैंने उसको रात को 100 रुपये प्राप्त किए। अगले दिन वही सेम
प्रोसेस अपनाया, नोएडा गया, कपड़े चेंज किए और नोएडा उन्होंने होटल बुलाया था मुझे डायरेक्ट जी। उन आर्टिस्ट ने, और होटल बुला के सीधा बोला सुनाओ 50 जोक एक साथ सुनाओ। क्या बात है। मैंने कहा सर 50 तो नहीं याद है, 5-6 सुनाता हूँ। तो उनको लगा, तो उन्होंने बोला और मजबूत करो अपने आप को, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को, बड़े कॉमेडियन है वो गुजरात की। फिर वो मुझे इंडिया न्यूज़ अपने साथ ले गए और वहाँ पे जाके फिर मैं वहाँ बैठा, उनका शो देखा, और फ़ोन होता नहीं था मेरे पास, तो तुक्के से धारसी जी का जो बड़े कॉमेडियन थे उनका नंबर मैं कागज़ पे लिखकर गलती से वो घर पर रह गया था। और लेट नाइट हो गई थी शूटिंग में, तो मेरे घर वालों को भी मैं कभी बताता नहीं था कि मैं किस क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। उनको लगा ये हॉस्पिटल में होगा, क्लिनिक पे होगा, इतना ही उनको पता था, लेट हो जाता होगा। तो जब पता चला कि मैं नहीं घर पे आया, तो उनको इतनी सी भनक थी मेरी छोटी वाली बहन को कि कहीं ना कहीं जाता रहता है इन सब चीज़ों में ट्राई मारने। पूरा नहीं पता था जी। कि कुछ अलग भी करने की कोशिश करता है, कभी कहीं भाग जाता है, कभी किसी के यहाँ जाता है। तो उन्होंने उस नंबर पे फ़ोन किया, और फिर वो जो एक्टर थे, ये कॉमेडियन गुजरात के, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप लेट हो जाओगे, आप जाओ, नोएडा से आपको फरीदाबाद जाना है, आपकी मम्मी का फ़ोन आया था। कहा आपके पास? तब बाद में पता चला कि वो पर्ची से माता जी ने बहन से फ़ोन मिलवाया था। फिर मुझे रात को मैं 1-1:30 बजे नोएडा से निकला हूँ और जैसे तैसे मैं घर पहुँचा हूँ। तो इस तरह से शुरुआत करते करते फिर लाइव शो की शुरुआत हुई, एंकरिंग कॉमेडी करने लगा मंच पे, और फिर धीरे धीरे 2015 में फाइनली मुझे एक टीवी का प्रोग्राम मिला स्टार प्लस का। अखिलेंद्र मिश्रा जी जो यूपी से हैं, अच्छा, उनके सामने परफॉर्म किया। तो ऐसे ये सफ़र काफ़ी शुरू होता रहा। तिलानी राम का पूरा सफ़र और ये ब्रेक मिलना, उसकी कहानी पीछे, इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं 2014 से लाइव शोज तो कर ही रहा था। अब मुख्य भूमिका में है और काफ़ी दिन से ये अभी शूट से आप छुट्टी मांग कर हमारे पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके क्रू ने छुट्टी दी और आप पटना बिहार हमारे स्टूडियोज़ में मुंबई से दिल्ली मुंबई से सीधे पटना पहुँचे। तो सफ़र कैसा रहा और कैसे ब्रेक मिला? सफ़र बहुत अच्छा रहा, और ऊपर वाले कहते हैं जब साथ देते तो रास्ते कठिन तो होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रास्ता क्लियर भी होता नज़र आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2014 में मैं एंकरिंग लाइव शोज़ करता रहा, बर्थडे फंक्शन, शादी, इवेंट्स वगैरह। 15 में मैं मुंबई पहुंचा, और दिल्ली में तो मैं बहुत सारे ऑडिशन देता था, हर एक दिन सिलेक्ट हो जाता था। अच्छा। बट वो पेमेंट वाला झोल कि मुझे पेमेंट दो, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो ना था ना देता, होता तो भी नहीं देता और था भी नहीं, पहली बात तो 2015 में मुझे पहला ब्रेक स्टार प्लस का मिला, जिसमें मैंने परफॉर्म किया, अच्छी एक्टिंग रही मेरी। फिर ऑडिशंस दे के मैं फरीदाबाद आ जाता था। अक्सर डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, बहुत सारे एक्टर बनने के लिए लोग अपने शहर से मुंबई चले जाते हैं, एक ग्रुप होता है, 2-4 दोस्त होते हैं। हमारे बिहार से भी बहुत लोग, काफ़ी लोग हैं, और वो जो इन्फेक्चुएशन है, जो चकाचौंध है बॉलीवुड का, सबको अपनी तरफ आकर तो कुछ लोग ग्रुप बना के जाते हैं। कुछ लोग कहीं से दोस्ती या किसी रिश्तेदारी या माँ बाप के हेल्प से, भाई बहन, कोई ना कोई हेल्प करता है। मेरा ऐसा कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मैं अपने घर पे बताता भी नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मुंबई गया एक छोटा सा इवेंट करने, उस इवेंट करते एक ऑडिशन दे दिया, ऑडिशन दे के स्टार प्लस में एक छोटा सा रोल मिला, उसको मैंने अच्छे से किया, आना जाना करता रहा, लगातार रहा। फिर मुझे एक अच्छा ब्रेक मिला 2015 के मई में, भाभी जी घर पर हैं जी, जिसके अंदर शशांक बाली साहब मिले, उनकी टीम मिली, और मेरे टैलेंट को उन्होंने परखा और मुझे अलग अलग किरदारों में। भाभी जी घर पे आपने 70 से ज़्यादा अदा किया है। तो कैसा रहा वो सफर, उसमें चैलेंजेस क्या क्या आपने महसूस फेस किया? भाभी जी घर पर है में मैंने 100 से ज़्यादा किरदार कंप्लीट कर 100 से ज़्यादा किरदार कंप्लीट किया, अलग अलग। शायद आप ही एकमात्र कलाकार होंगे जो इतने सारे किरदार को भाभी जी घर में अदा किया, बिकॉज मोस्टली जो क्रू है, हम लोग जो सामने में देखते हैं, उनका रोल फिक्स है। हाँ, उनका फिक्स है, लेकिन उनमें विभूति जी हैं, हाँ, उनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बट हाँ, वो एक मेन पार्ट हैं, वो उनका तो काम ही है। लेकिन हाँ, बीच बीच में जो किरदार जाते हैं, अलग अलग किरदार करने, उसमें मैंने 100 से ज़्यादा किरदार अब तक प्ले कर दिया है। और उनकी पूरी टीम का विश्वास जो है वो मेरे प्रति इतना है कि हम जब इसे देंगे ये वाला रोल, तो इसको अलग तरीके से करेंगे। प्रोफाइल तो आपका काफ़ी डायनेमिक हो गया, अगर आपने 100 से ज़्यादा किरदार किया, और हम लोग सभी लोगों का काफ़ी फेवरेट सीरियल रहा है भाभी जी घर पे है।
तो चैलेंजेस फेस किया आपने, इतने सारे किरदार को निभाने में स्विच करना पड़ा होगा या फिर कैसा कैसा रहा? चैलेंज फील होता है, हमेशा होता है, क्योंकि कई बार हम लोग पूछते ही नहीं है कि कौन सा किरदार हमें करना है। जब सेट पे जाते हैं, मेकअप हो जाता है, तब बताते हैं कि ये किरदार करना है। तो काम की खुशी, जैसा आपने कहा भूख, अगर एक कलाकार में भूख है ना, तो वो पूछता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ करना है, किस तरह करना है। जुनून रहती है, बस कारवा बनता जाता है। तो वहाँ पे बस बताते थे, अभी आज ये बनना है, आज ये बनना है, इसमें क्या अलग करोगे, इसमें कैसे करोगे, वो मैं करके दिखाता था। डायरेक्टर सर बोलते थे ये वाला करो, तो उसको मैं करता था, लोगों को अच्छा लगता था। हाँ, लेकिन कई बार मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता था करने में, क्योंकि एक तो नींद कई बार पूरी नहीं होती थी मेरी, क्योंकि काफी हार्ड शेड्यूल रहता था। हार्ड शेड्यूल रहता था। नींद इसलिए भी पूरी नहीं होती थी कि मैं फरीदाबाद से मुंबई जाता था। अच्छा, आपको ट्रैवल करना पड़ता था। और मैंने काफ़ी समय तक, भाभी जी घर पर हैं या जो भी शूटिंग दौरान की, मैंने किसी को नहीं बताता था कि मैं फरीदाबाद से ट्रैवल करके आपके पास शूट करने आऊँगा। अपनी संघर्ष को हमेशा आप पीछे रखे, सामने कभी नहीं लाए। दो रीज़न थे। एक तो ये था कि अगर मैं प्रोडक्शन को बताऊं, अगर मेरा, जैसे मैंने कोई ऑडिशन देकर आया था बॉम्बे, अगर उन्होंने बोला कल आप फ्री हो, तो मैं बोलता था हाँ। अगर मैं ये बोलता कि मैं मुंबई नहीं हूँ, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि क्या पता करे दिल्ली से आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, फ्लाइट ऊपर नीचे हो जाए, आप कोई चांस नहीं लेना चाहते। कोई चांस नहीं कि मतलब पंगा ना हो जाए सेट पे, है ना, या इश्यूज खड़ा हो जाए, तो कोई अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। तो इसलिए वो देखते हैं मुंबई में ही कोई हो और टाइमली सेट पर पहुंचे। और लोकल लोगों को प्रेफर करते हैं भाई कि, और दूसरी चीज ये भी थी कि इतना सा अमाउंट देते थे, फ्लाइट का अमाउंट उससे ज़्यादा होता था, 1-1.5 हज़ार ज़्यादा ही होता था। तो मैं प्रोफाइल बनाने में लगा हुआ था, मुझे लगा कि इधर से उधर मैनेज करूँगा, पहले काम करूँगा, बस ये मेरे अंदर जुनून था। तो मैं टिकट देखता था फटाफट, और जो सस्ती टिकट मिल जाती थी, ऊपर वाले भी हेल्प करते थे, दोस्त यार में भी कुछ ऐसे नाम हैं जो मेरी फ़्लाइट की टिकट करा देते थे। मैं फ़्लाइट से रातों रात बॉम्बे पहुंच के एयरपोर्ट पे बैठा होता था। अगर सुबह की फ़्लाइट है तब तो सुबह एयरपोर्ट से निकलते फटाफट सेट पे भाग जाता था, और लोगों को लगता था कि ये यहीं कहीं से आ रहा है। बट मेरे हाथ में एक बैग होता था, तो लोग कहते थे कहाँ से आ रहे हो, तो मैं बोलता था ये सूरत से आ रहा हूँ, पुणे से। जब ये आप बातें करें तो मुझे वो धोनी की मूवी का वो ये सीन याद आ रहा है, जहाँ पे दौड़ के चेंज करता है, लेकिन समय पे अपने सेट पे, अपने क्रिकेट ग्राउंड पे पहुंच जाता है। तो आपने टीवी इंडस्ट्री में एक देखा जाए, या फिर अपने करियर के शुरुआत में ताली बजाने से आपने शुरुआत की, आपने कहा इंडिया टीवी के शो में आपने वहाँ से शुरुआत की। ताली बजाने से लेकर ताली सुनने तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत खट्टा मीठा सफ़र रहा। कई बार बहुत रोया भी, और कई बार बहुत हंसा भी। कई बार ऐसी तकलीफ़ें आईं, कुछ लगा मैं फेस ही नहीं कर पाऊँगा, मैं वापस चला जाता हूँ, और कई बार लगा वापस जाके तो मैं मर ही जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो इसको पूरा अंदर तक समा लिया है। जैसे एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, तो लड़की छोड़ के चली जाए तो लड़का तो समझो वहीं पे ही ख़त्म है, अगर दिल से प्रेम है तो इस चीज़ को मैंने प्यार किया है, इसको जिया है, और बस मेरा यही था कि मैं मेहनत करता जाऊँगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी पर पंकज जी मैंने एक कविता भी लिखी थी, उसको मैं चाहूँगा कि आप सबके बीच साझा करूँ कि कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है। क्या बात। कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। सही बात। कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ईमानदारी की छाँव में मेहनत करते रहो, ईमानदारी की छाँव में मेहनत करते रहो, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर शोर मचाती है। क्या बात है। कामयाबी एक ना एक दिन जरूर शोर मचाती है। चलिए, अच्छा है। और आज ये शोर हम बिहार की गूंज में आपकी सुन रहे हैं, और आशा है कि पूरा देश, पूरा दुनिया आपकी शोर और गूंज, बिहार की गूंज के नाम पे सुने। आपने कहा कि आप लोगों को हंसाए, इस हंसाने के क्रम में आप अंदर से कैसे इंसान हैं? मैं अंदर से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूँ हंसना दिल से, और हंसता भी हूँ हमेशा लोगों के बीच में। आप हंसमुख इंसान है या फिर अकेला हूँ तो मैं बहुत निराश हूँ, लोगों के बीच हूँ तो मैं हंसमुख हूँ। निराशा किस कारण से? निराशा बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली है,
दोस्त यार हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कहते हैं कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कई बार मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। लेकिन जब मैं भीड़ में होता हूँ, सबके साथ होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अब सही हूँ और अब खुश जब हूँ। से हमारे स्टूडियो में कदम रखे हैं पूरा माहौल ही लाइवली हो गया है। हमें तो लगता ही नहीं कि भाई ये भी पार्ट होगा आपका। और सारे क्रू मेंबर्स एकदम बहुत जब से आपने कदम रखा है एकदम खुश और एक अजब सा माहौल हो गया है, खुशनुमा। मेरा पंकज जी एक चीज़ रहा है, मैं क्राइम शोज भी किए हैं मैंने। मेरा जो जैसे अभी आपने देखा कि मैं यहाँ कॉमिक जी। हूँ और हंसमुख हूँ, जी। लेकिन जहाँ मैं सीरियस रहा हूँ वहाँ पे मुझे किसी ने कॉमेडियन नहीं माना। किसी ने बोला आप नहीं हो, आप तो सीरियस, आपके चेहरे पे तो वो सीरियसनेस है। वो तो मैं देख रहा हूँ अभी। हाँ, तो बहुत जल्दी स्विच ओवर है। हाँ बिल्कुल, स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ मैं एकदम से। अभी मैं यहाँ से घर से मान लो कुछ दिक्कत हो गई है, वहाँ से ये निकला है, बाहर कहीं लड़ाई हो गई, लेकिन सेट पे कैमरे के आगे जाते तुरंत एक्टर, तो वो मेरे अंदर है। और फट फट से चेंज करना। तो मैंने क्राइम शोज जब करता था, काफ़ी एपिसोड्स किए हैं, तो मैंने बोला सर मैं कॉमेडियन भी हूँ या मैं कॉमिक रोल करता हूँ। बोले कॉमिक, अरे यार आप बहुत टफ है वो करना। क्योंकि उनको लगा कि कॉमेडी आप, क्योंकि उन्होंने मेरा कॉमेडी वाला वो देखा ही नहीं, और जिसने मेरा कॉमेडी वाला देखा उसको मैं कभी लगा नहीं कि तुम सीरियस एक्टिंग क्या करोगे। बात। तो इस चीज़ में मैं अभी भी बॉलीवुड में तराजू में तोला जा रहा हूँ, बट मुझे सीरियस अच्छा करना है और डेप्थ वाली एक्टिंग करनी है। कॉमेडी तो मैंने भर के की है। बहुत कम लोग हैं जिनका प्रोफाइल इतना डायनेमिक हो, जो एक सीरियस रोल और कॉमेडी, और इससे प्रोफाइल तो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। हाँ, प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अब बिहार की जनता के बीच बिहार का प्यार मिलेगा, और ये गमछा का प्यार मिल गया है मुझे आज। कहते हैं ना ये शान है ना, गमछा बिहार की, बिहारियों का तो शान अब है। शायद मुझे काफ़ी लोग, काफ़ी जो बिहार के डायरेक्टर हैं या यूपी के डायरेक्टर हैं या मुंबई के डायरेक्टर हैं, मुझे अपनाएं, क्योंकि लोगों के जहन में मैं एक कॉमिक एक्टर बनकर रह गया हूँ या एंकर। लेकिन मेरी एंकरिंग और मेरी कॉमेडी के साथ साथ मेरा जो रियल एक्टिंग है, डार्क एक्टिंग है, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि कुछ एक डायरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे पर्सनल लिस्ट में हैं, और उसमें से मेरे एक फ्रेंड भी हैं जयदेव जोनवाल जी। उन्हें पता है कि मैं डार्क एक्टिंग जो करूँगा या रियल एक्टिंग करूँगा तो कॉमेडी से 4 गुना ज़्यादा स्तरों पर मेरा जाने वाला है। और मैं थोड़ा समाज सेवी में भी जुड़ा हूँ, एनजीओ भी खोलता हूँ, इसलिए क्योंकि 2 एनजीओ चला रहा हूँ मैं इस टाइम, कि मुझसे कुछ भी हो पाए एक्टिंग के साथ साथ मैं जब और बड़ा नाम करूँ तो लोगों के बीच आऊँ और यूपी बिहार के लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो आपके माता पिता ने आपके अभिनय के करियर को सहजता से अपना लिया? घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। घर वालों को खुशी मिलती है, माँ बाप को हमेशा एक खुशी होती है। लेकिन अब कहते हैं कि मुझे जो नॉलेज है, हो सकता है मेरे बच्चों को उतना उस चीज़ की परख ना हो, या मेरे बच्चों को जो नॉलेज होगी मुझे उतना पता ना हो, बस मैं प्यार करूंगा अपने बच्चों को, तो माँ बाप का प्यार तो हमेशा बना रहता है। मेरी माता जी बहुत हंसमुख हैं, और वो बेचारी ऐसी हैं कि हो सकता है कला मैं उनके पेट से सीख कर आया हूँ, बट कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है प्लेटफॉर्म तब दिखता है। सब तो माँ का ही देन है, माता पिता का ही देन होता है। मेरी मम्मी तो बहुत सपोर्टिव है, जितना भी उनसे होता है वो तो कहती बच्चा, अपनी अवधी भाषा में बोलती है, बच्चा काम मिली चिंता ना करो, काम मिली तुमका, अच्छा कलाकार हो, बस शादी कर लियो। हाँ, माता पिता का वो कर लो तो उनका एटलीस्ट एक जिम्मेदारी दूर हो जाती है कि भैया अब नहीं, ये नहीं समझ आया कि काम मिली तो मतलब ऐसा ना शादी करके बीबी काम पे दे दे, तो माता के कही थे ना काम मिली, अब मेरे से घर का काम करवा रही है मेरी बीबी। तो अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जब आपको शुरुआत में जब छोटे मोटे रोल मिल रहे थे, उस समय आपके दोस्तों का या फिर परिवारजनों का या फिर नज़दीकी लोगों का क्या रिएक्शन रहा? हाँ, मतलब कुछ लोगों ने, जिनको अच्छा लगता होगा तो वो तारीफ ना करके बुराइयां करते थे। अरे आपका बेटा वो छोटा सा रोल, अरे उसमें तो नौकर बना था वो, अरे उसमें एक ने तो, जो मेरी दोस्त रही हैं हॉस्पिटल की, उनकी ऑनर ने बोला, अरे आपके यहाँ जो लड़का आता है ना, आपकी लड़की का दोस्त जो हॉस्पिटल में काम करता था, वो तो कुत्ते की एक्टिंग कर रहा था उसके अंदर। और वो बात मुझे बताया मेरी फ्रेंड ने, तो मुझे बहुत बुरा भी लगा, बट मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, मैं कुत्ता क्या, मैं तो शेर भी बन जाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट हुआ थोड़ा सा मुझे कि मेरी वजह से मेरी फ्रेंड की ऑनर ने, किराएदार के जो मकान मालिक होते हैं, उन्होंने उसकी बेइज्जती करी कि तुम्हारे यहाँ पे लड़का तो कुत्ते का रोल। लेकिन खैर ऊपर वाला देख रहा था। उसके बाद बहुत सारे किरदार करते करते 2017 में तेनालीरामा मिल गया, और तेनालीरामा जब मिला तो मुझे लगा ये बहुत छोटा सा शो है,
भाभी जी घर पर कहाँ हिट शो जी। तेनालीरामा, फिर भी एक रेगुलर काम करने की आग थी कि इसमें एक फिक्स रोल रहेगा, जी। मुझे रोज काम के लिए भटकना नहीं रहेगा, दिल्ली मुंबई नहीं करना पड़ेगा, फरीदाबाद मुंबई नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने साइन करा, फिर पता चला इसमें तो गंजा होना है, वही इसी लुक में आप हो तो इसमें बार्ड दर्शकों को होना बताइए है। कि भाई क्यों आज आप इस लुक में हैं। अब आप समझ सकते हैं, बिहार की जनता समझ सकती है, बिहार के लौंडे लड़का वो समझ सकते हैं कि 22-23 साल की एज में बाल उड़ाना, जिस उम्र में लड़के बोल्ड होते हैं, मैं बाल्ड होके बैठ गया था 2017 में। तो काम की आग, भूख अंदर से था कि एक कंटिन्यू रोल मिला है। तेनालीरामा मैंने कभी नहीं सुना था, मेरे दिल से बोलूं, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी कि तेनालीरामा की कहानी, अकबर बीरबल सुना था, तेनालीरामा नहीं सुना था। मैंने कहा ठीक है, कोई होगा शो, साइन कर लिया है। जब पहले दिन शूटिंग में पहुंचा 2017 में, तो मैंने कहा यार ये तो 2-4-10 लोग ही आए हुए थे। मैंने कहा लगता है गड़बड़, साइन कर दिया। अच्छा। भाभी जी घर पर बहुत अच्छा बड़ा सेट है, फेमस शो, लेकिन धीरे धीरे वहाँ गाड़ियाँ आनी शुरू हुई, चैनल्स की, सब टीवी की, सोनी टीवी की, बड़े बड़े लोग आने शुरू कर, यार कुछ तो अच्छा है शायद, कुछ बड़ा है। फिर भी बहुत चिलचिलाती धूप थी। और वो मंदिर हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, गोविंदा जी भी उसी फिल्मों की सीढ़ियों से उतरे होंगे, गए होंगे। तो उस सीढ़ी पे मैं यानी मनी, धनी मनी दो किरदार थे, गुरुजी के लिए धूम पे चल रहे हैं, बार बार टेक हो रहा है, क्योंकि पहला दिन था तो डायरेक्टर को दिखाना था कि हम बहुत अच्छा काम करवाएंगे, और चैनल टीम बैठी थी। तो पानी की बोतल डाल डाल के पैर के नीचे जल रहे हैं, ऐसे करके सीन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से था कि क्या है ये, मतलब हिट होगा नहीं होगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट टच वुड। और बिहार की धरती को नमन करता हूँ, यूपी की धरती और पूरे देश की धरती को, कि 15 दिन बाद वो टेलीकास्ट होता है, और टेलीकास्ट होते ही 3 से 4 दिन में धनी मनी बच्चों के, बड़ों के दिलों में राज करने लगते हैं, छा गए। धनी मनी का किरदार ऐसा हो गया, हमने बहुत मेहनत भी करी। अब मेरे साथ तो एकदम ऐसा हुआ कि धनी ने तो 1-1.5 महीने की वर्कशॉप ली हुई थी, मेरा सिलेक्शन होकर मना हो गया था, फिर वापस हुआ। तो मेरे लिए तो रिहर्सल भी समय नहीं मिल पाया, रिहर्सल का भी। लेकिन जब वो किरदार आया ऑडियंस के बीच तो मज़ा आ गया। फिर मुझे लगा कि ऊपर वाले जब भी कुछ करना होता है तो अच्छे से शुरुआत धीरे धीरे करते हैं। आशा है ये एक्सपीरियंस तेनालीराम का एक आपके करियर में मनी के समान साबित हो, और हो भी रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मज़ा इस चीज़ का रहा कि 3.25 साल हमने, यानी 4 साल तकरीबन तेनालीरामा 2017 से 20 किया, और लगातार मैं गंजा होता रहा सेट पे। जिस दिन शूट है, लोग सुबह उठ के ब्रश उठाते थे, तो मैं ब्रश से पहले मैं रेज़र उठाता था, और रेज़र से मैं अपने आप को बाल्ड करता था, और वही खुशी और जोश के साथ सेट पे पहुंचता था। कुछ यादें उस सेट से तेनालीराम का जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहे? तेनालीरामा की यादें, मुझे लगता है भाभी जी घर पर हमें जुड़े मुझे ज़्यादा समय हो गया, तेनालीरामा से पहले जुड़ा हूँ, लेकिन तेनालीरामा की यादें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। एक आइकॉनिक शो है वो अपने आप में, एक डिफरेंट शो है, और वहाँ पर हम रेगुलर 14-14 घंटे शूट कर रहे हैं, पंकज बेरी जी के साथ, कृष्णा भारद्वाज जी के साथ, एक बड़े एक्टरों के बीच। पंकज बेरी जी अपने आप में दिग्गज एक्टर रहे हैं हमेशा, और अच्छा काम करते रहे हैं, उनके इर्द गिर्द काम करना भी बहुत बड़ी बात रही। लेकिन मैं उनका शिष्य बना, तो उनके साथ नोकझोंक, रियलिस्टिक नोकझोंक, मस्ती मजाक, कई बार सेट पे पीछे से, क्योंकि मुझे लगता है कि सेट पे सबसे शरारती आप ही रहे होंगे। हाँ, मैं हूँ, पंकज जी भी हैं, और मैं सबसे ज़्यादा, धनी थोड़ा शांत रहता है, लेकिन मनी जो सबके घरों में घूमता रहता है, कमरों में, वैनिटीज़ में, और वीडियोस बनाना, मस्ती करना, फोटो खींचना, मेरा थोड़ा सा लगता है कि इंजॉय करना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं अकेले नहीं रह पाता, महफिल मिली तो मतलब मैं शेर हूँ, मस्ती का शेर हूँ। दोस्तों में भी आप बहुत फेमस होंगे। हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ कि वहाँ रेगुलर गंजा होना था, और एक शूटिंग के दौरान मेरे, मतलब एक क्या, तेनालीरामा की शूटिंग के दौरान मेरे कंधे पे चोट लग गई। तो अक्सर लोग छोटी सी दिक्कत होती है 2-4-5 दिन का गैप लेते। मेरा ये अभी ये मैं उतार के दिखा नहीं सकता, मेरे पूरा मार्क है यहाँ पे। मैं वो धोती है ना, शूट के दौरान ही हुई? शूट के दौरान हुई, मस्ती करते दौरान मैं दौड़ रहा था, और धोती मेरे पैर के नीचे आ गई। आरसीसी की रोड थी, बहुत स्पीड में दौड़ रहा था, मेरे पीछे कोई एक और क्रू टीम दौड़ रहा था, मस्ती में सीन चल रहा था, लेकिन मेरा टाइम फ्री था, लेकिन बहुत स्पीडली में गिरा, चोट लगा।
हालांकि शूटिंग के दौरान काफ़ी बार कीलें लगती थी, क्योंकि वो शो में हम उछल कूद बहुत करते हैं, इवन अभी भी कर रहे हैं, तो चोटें वोटें तो काफ़ी लगी हैं सीन में, लेकिन वो वाला जो चोट था वो सीन ऑफ सीन के बीच में लगा, तो बहुत ज़्यादा मार्क लगा। सबने कहा छुट्टी ले लो, मैंने कहा नहीं, एक दिन भी मैंने पिछले सीजन 1 में एक भी छुट्टी नहीं ली मैंने इसके लिए कि मेरा और ये पूरा ओपन है, आप कुछ एपिसोड में देखिए। काफी दिन बाद आपने छुट्टी ली आज बिहार के गूंज में आने की। हाँ, बस ये चैनल ने अप्रूवल दे दिया मुझे कि आप बिहार होके आओ, और पता नहीं कैसे उन्होंने दे दिया, नहीं तो मैं एक छुट्टी के लिए एक महीने पहले से मुझे मेल करना पड़ता है, हर एक्टर को मेल करना पड़ता है कि वो उस हिसाब से शेड्यूलिंग बनाए। बट बिहार ने प्यार देना था अपना और बिहार की जनता को बुलाना था, तो उन्होंने बुला लिया आप सबके बीच। कितना टाइम लगा इस घाव को भरने में? ये घाव तो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि यादें हमेशा के लिए बन गई। मैं 50 शो करूँगा, मूवीज़ करूँगा, वेब सीरीज़ करूँगा, लेकिन ये जो जख्म है ये मुझे जब भी याद दिलाता है, जब भी शो बीच में कुछ दिनों के लिए नहीं था, कैरेक्टर तेनालीराम का, तो मुझे कई बार आंखों में आंसू भी आ जाता है। क्योंकि तेनालीरामा शो अपने आप में बहुत नज़दीक रहा है और पहला एक बिग शो रहा है, पहला किरदार बहुत हिट हुआ है। काफी साल दिया आपने, पूरा फुल डेडिकेशन दिया। वहाँ सेट पे रोना भी हो गया, लड़ाइयाँ भी हो गई, मस्ती भी हो गई, तो जहाँ पर सारे शेड्स या सारे रंग निकल जाते हैं ना, तो वहाँ जो मिक्स होकर चीज़ निकलते तो वो आंसुओं का या यादों का रूप ले लेती है, मुझे लगता है। तेनालीराम के सेट में एक बार आग लगी थी शायद, अभी जल्दी नहीं लगी थी। तो क्या हुआ और कैसा अनुभव था वो? हम लोग मेकअप रूम में बैठे थे, और जैसा कि मैं हमेशा मेकअप रूम में रुकता नहीं हूँ, हर प्रोडक्शन वाला समझता है कि इसको रूम की ज़रूरत नहीं, घूमेगा। मैं निकला तो देखा कि एक तरफ से आवाज़ आ रही है, निकलो 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 निकलो, आग लग गई सेट पे। तो सारे एक्टरों को बाहर लेके चले गए, सारी यूनिट को, लेकिन कुछ लोग उधर आग की तरफ भागे, तो मैं भी वहाँ भागा। मैं भागा तो धनी भी भागा, हम दोनों मतलब जितना मेरे से कोशिश हो पाया चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को इधर करने में, कि कहीं अगर उसमें आग लग गई, क्योंकि बहुत बड़ा फिल्म सिटी है, तो वहाँ कहीं से नीचे से आग आ गई थी, पौधे से जलते हुए सूखे पत्तों से। तो मैंने जितनी कोशिश हो पाई, मैंने सारे प्रॉपर्टी को टीम के साथ मिलके साइड किया। इवन मेरे बहुत ज़्यादा बड़ी कील भी घुस गई, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन मैं सोचा कि आग ना बढ़ जाए, क्योंकि मुझे डर इस चीज़ का था, एक तो नुकसान ना हो किसी का, और दूसरा शूटिंग ना रुक जाए। बड़ी मुश्किल से शूटिंग मिलता है, सेट का माहौल मिलता है, रखे हुए वो पूरा दिमाग में था कि कुछ भी हुआ। हीरो की तरह आपने एकदम हर चीज़ का ध्यान रखा। भले ही शो में मैं हीरो नहीं हूँ मेन लीड, लेकिन उस टाइम में हीरो बन गया था, और सब चीज़ें खींच खांच के इधर करना टीम के साथ सबके। फिर प्रोड्यूसर सामने आके थैंक यू बोला, और बड़ा अच्छा लगा। फिर कई सारे रिपोर्टर्स के नंबर आए, फ़ोन आए रिपोर्टर्स के कई नंबरों से कि आप आर्टिस्ट तो भाग जाते हैं सही बात है, और सभी भाग जाते हैं। मैंने तो देखा जान का ही सब भाग गए, तो बहुत बुरी आग थी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी आग देखी कि एकदम से मैं काफ़ी दूर पे था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं ज़्यादा आगे गया तो मेरी स्किन ना ख़राब हो जाए, पता चले हेल्प के चक्कर में मैं घर बैठा हूँ। फिर जितना मेरे से हो पाया करते कराते टचवुड शूटिंग रुकी नहीं, अगले दिन ही शूटिंग चालू होगी, सेट तक आग नहीं पहुँच पाई थी। तो सर आपने बताया कि भाई आपने उस तेनालीरामा के सेट में कि हीरो की तरह से आपने बहुत सी चीज़ें रेस्क्यू की, तो असल ज़िंदगी में आपके लिए अभिनय क्या है? असल ज़िंदगी में अभिनय एक अच्छा जीवन जीना, एक साधारण तरीके से शुद्ध विचार के साथ जीते रहें और कलाकारी करते रहें, लोगों को एंटरटेन करें, और जब कुछ अपने हाथ में हो पर्याप्त तो दूसरों का भला करें। ये मेरी अपनी सोच है। और शायद दूसरों का भला तो हर इंसान को अपने हाथ में है और करनी चाहिए अपने अपने कैपेसिटी के अपने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करना चाहिए, और मैं करता भी हूँ। भाभी जी घर पे है, काफ़ी फेमस है, बहुत सारे कैरेक्टर्स, हप्पू सिंह हो चाहे भूपति जी हो, इवन भाभी जी खुद अपने आप में काफ़ी फेमस कैरेक्टर्स है और दर्शक उसको बहुत फॉलो करते हैं। उस सेट की कुछ कोई इंटरेस्टिंग कहानी बताइए, खास जुड़ी यादें जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें। हाँ बिल्कुल, उस सेट पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो लोग मुझे मस्ती करते हैं, चिढ़ाते हैं कि सोहित आ गया है, अब चाय की बाल्टी ले आओ, क्योंकि मैं चाय के बारे में सुना है कि आप बहुत चाय पीते हैं, और एक बार शायद आपने रिकॉर्ड भी बनाया भाई 70-80 चाय, भाई तो बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने एक दिन में 70-80 चाय पी गया था मैं। ये कैसे? ऐसा था कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो भूख लगती थी कई बार ज़्यादा, और उस टाइम मुंबई में खाना बहुत महंगा होता था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो स्ट्रगल करने 500-500 रुपये लेके मुंबई चला जाता था
मतलब शूट करने पहुंच गया और 500 रुपये बचे हुए हैं, रिटर्न में विदाउट टिकट आता था। तो पैसे कम होते थे तो मुझे लगता था कि मैं चाय पी लेता हूँ तो चाय से भूख मर जाती है। तो मैं एक सेट पे चला गया तो वहाँ पे बैठा था किसी के वेट में, तो मैं बार बार चाय लेके पीता रहा, भूख लगती रही क्योंकि एक दिन पहले भी ट्रेवल करके आया था तो भूख थी। फिर मैं चाय का शौकीन रहा तो उस दिन मेरे को लगा कि मैंने ज़्यादा ही चाय कुछ पी ली, तो 30-35 चाय तो हो ही जाती थी मेरी। इस तरह से मैं कभी कहीं गया खड़ा हुआ चाय ले लिया, जैसे लोगों को नशा होता था सिगरेट का, दारू का, तो मैंने कहा चलो उससे तो ठीक ही है, चाय ही है। लेकिन मुझे कई लोग टोकते थे कि नहीं ये चाय बहुत नुकसान करेगी, अभी नहीं बाद में करेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। चाय की तलब हमेशा आपके लिए बरकरार रहती है? चाय की तलब बिल्कुल बरकरार रहती है और अभी भी चाय मंगवा लो आप मेरे लिए फटाफट। कैसा लगा बिहार की चाय आज सुबह में आपको? कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाली चाय बिहार ने जो दिया है बिहार की जनता को, कुल्हड़ वाली चाय। हम सबसे पहले जब बिहार उतरे, मैं और जयदेव भाई, तो हमने अपनी टैक्सी को रुकवाया और रात को ही कुल्हड़ की चाय का आनंद लिया और इतनी बड़ी बड़ी वो थी, और तो हमने कहा अभी हम दोबारा भी आके पियेंगे। बहुत 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 ही अच्छे टेस्ट की चाय है और बहुत ही आप पसंद करेंगे, और एक एडिक्शन है। मुझे याद है कि जब मैं मुंबई से अपने दोस्तों को लेके आता हूँ तो वो बार बार उस चाय को पीते हैं और जाने के पहले बोलते हैं एक बार और सही। लिट्टी चोखा तो खैर वो तो फैन हो ही जाते हैं, तो फैन चाय के प्रति भी वैसे ही रहता है। तो उस सेट पे कुछ कोई इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा कुछ घटना हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? हाँ, उस सेट पे बहुत बार ऐसी घटना हुई है कि मान लीजिए कि हम लोग मेकअप रूम में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे सर प्रैंक करते थे कई बार, जैसे कहते थे कि सोनी तुम घर चले जाओ। तो मैंने कहा क्यों, क्या सर? सर वो रोल नहीं हो पाएगा, वो हम किसी और को दे रहे हैं। तो मुझे घबराहट होने लगती थी बहुत तेज, तुमको अब कल नहीं बुलाएंगे। तो मैंने कहा सर क्या हो गया, कोई बात, कोई गलती कुछ? क्योंकि हम लोग यूपी बिहार से हैं तो हम लोग सबसे पहले चिंता करते हैं, अपनी चिंता कम करते हैं, दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं। और मुझे लगता है जो दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा परेशान भी होते हैं। तो फिर बाद में पता चलता था कि ये प्रैंक था तेरे साथ। तो ऐसी मस्तियाँ हुई। टीका भाई हैं, वैभव माथुर, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उन पर मैं अपना दिल निछावर करता हूँ क्योंकि वो ऐसे इंसान है कि हर फेस्टिवल पे मुंबई में बहुत कम लोग किसी को याद करते, वो मुझे हमेशा याद करते हैं। तो उनके घर पे जाना, उनके हाथों का बना खाना खाना, क्योंकि बहुत अच्छे कुक हैं वो, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। और भाभी जी घर पर है कि हर एक एक्टर मेरे हिसाब से इंसान के रूप में मोती है, हर एक एक्टर। डायरेक्शन, क्योंकि हम हर सेट पे जाते हैं, कैसे भी लोग मिल जाते हैं। जैसा लगता है, मुझे लगता है काफी खुशनुमा माहौल रहता होगा। मतलब भाभी जी घर पर है सेट पे ना, शूटिंग का माहौल ही नहीं लगता। मैंने इतनी सारी शूटिंगें की हैं, हर जगह शोर मचता है, चिल्लाते हैं प्रोडक्शन टीम, वहाँ कूल माइंड से काम चल रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे हम फैमिली टू फैमिली बातें कर रहे हैं। जैसे सानंद वर्मा यानी सक्सेना, आई लाइक इट, वो खुद बिहार से हैं और उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। आज से 8-9 महीने पहले बोला कि सोहित अगर काम नहीं मिला तो तुम क्या करोगे, अभी तुम्हारा बहुत टफ टाइम चल रहा है। तो मैंने कहा सर देखो, कोशिश करता रहूँगा और ऊपर वाले को मेरे से ज़्यादा मेरे बारे में पता है कि मैं इस लाइन के बगैर तो नहीं रह सकता हूँ। बाकी घर की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आएंगी तो परमात्मा जो करवाएंगे वो करूँगा, बट मेरा मन तो यहाँ। तो बोले यार तुम बहुत डेयरिंग हो और बहुत हिम्मत से चीज़ें बोल रहे हो, पर वाला तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा और तुम एक अच्छे एक्टर हो। तो सानंद वर्मा यानी अपने आप में दिग्गज कलाकार हैं, बड़े एक्टर हैं, सबके बहुत पसंदीदा किरदार हैं, कैरेक्टर बहुत ही, और वेब सीरीज भी काफ़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने मेरे साथ एक रील बनाई, बहुत अच्छी। पुष्पा का मैं स्पूफ कॉमेडी के रूप में चुष्पा राज कर रहा था भाभी जी में। तो उन्होंने मेरे साथ एक रील बनाई, बोला कि ये रील डालते तो तुझे और लोग जानेंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा ही होगा। कुछ दिन बाद पता चला सीजन 2 तेनालीरामा वापस लौट रहा है। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला सरस्वती बैठी थी, आपको अच्छा हो गया। विश्वास है, मुझे भी पता है कि जैसे माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में पता होता है ना कि मेरा बच्चा अगर यहाँ खाना नहीं दूंगा तो रोने लगेगा, यहाँ मैं इस चीज़ को नहीं दूंगा तो ये मरने लगेगा, यहाँ इस चीज़ को नहीं दिलाया तो ये कुछ गलत कर लेगा। तो ऐसे ही हमारे भगवान को, अगर हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो हमारे भगवान को पता होता है, हमारे जो भी हमसे कनेक्टेड होते हैं जिससे भी, कि अब ये टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सच्चे हो, अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हो, किसी का दिल हर्ट नहीं किया, किसी का दिल दुखाया नहीं है, तो ऊपर वाला आपकी मदद किसी ना किसी रूप से ज़रूर करते हैं।
तो ये तो मैंने आजमाया है, बाकी अभी और आगे काम करना है, और आप ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो बिहार की जनता मुझे बहुत जल्दी वेब सीरीज में भी देखने वाली है। क्या बात है। एक वेब सीरीज की है मैंने, इंस्पेक्टर अविनाश। ओके। हाँ, वो बहुत अच्छी वेब सीरीज है ये। तो भाभी जी घर में है, उस सेट में सबसे ज़्यादा शरारती या सबसे लेट पहुंचने वाला कौन कलाकार है? वहाँ पर लेट पहुँचने क्योंकि सेट में हम सुनते हैं कि भाई स्केड्यूल मानने वाले, नहीं मानने वाले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई लेट ज़्यादा होता नहीं, और थोड़ा बहुत लेट होता है तो वहाँ की प्रोडक्शन टीम ऐसी नहीं है कि उस लेट को एक स्टैंप लगाएगी। हर प्रोडक्शन हाउस में थोड़ी देर भी लेट हो जाओ तो उस चीज़ को नोट कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे मैंने कहा ना, फैमिलियर है। अगर थोड़ा लेट है तो ठीक है, लेकिन उसको सब कोऑर्डिनेशन में रहते हैं कि अभी तेरा सीन चलने वाला है तो मैं इतनी देर में आ जाऊँ, तो पता चल जाता है। तो वो बॉन्डिंग उनकी बड़ी अच्छी है। वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, शशांक बाली, कैप्टन ऑफ द शिप, कहते हैं जब कैप्टन बहुत अच्छा हो ना तो टीम भी उस हिसाब से सारी रहती है, और वही अच्छे संस्कार सब सीखते भी हैं। तो वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स है, और बहुत ही अच्छे वातावरण में बहुत ही अच्छा सीन शूट होता है। इसी वजह से आज भाभी जी घर पर हैं। शो 10 साल से ज़्यादा हो गए, और हम जैसे कलाकारों को बार बार बीच में हमें काम नहीं मिलता, तो बीच बीच में 1-2 दिन भी काम करके आ जाओ तो आपको लगता है मुंबई में हो और आप शूट कर रहे हो, तो वो लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हैं और अच्छी एनर्जी वहाँ पर क्रिएट करते हैं, इसलिए लोग वहाँ अच्छे लोग कनेक्टेड हैं। तो जितने भी कैरेक्टर भाभी जी के घर पे है, जब शूटिंग नहीं रहती है तो भी कैरेक्टर में रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है एक्टर सबसे अच्छा वो होता है। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं मेरी भाभी जी। काफी हाँ। फेमस हुआ। अभी मैंने रिसेंटली उनके साथ शूट किया है, और बहुत अच्छी लेडी हैं वो, और उनके साथ बहुत सारे एपिसोड कर लिए, विभूति जी के साथ कर लिया। तो कई बार मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि जिनको मैं टीवी पे देखा करता था, भाभी जी घर पर हमें जब लोग किरदार आते थे तो मैंने कहा था ये अच्छा है, और मुझे नहीं पता था कि मैं उसी सेट पे मस्ती से घूमूंगा। और इवन आपके इस स्टूडियो में आने से 3 दिन पहले मैं वहाँ शूट करके आया हूँ, एक डिफरेंट गेटअप में, ऐसे ही मतलब। और सुनिए, उसमें गमछा है। क्या बात उसमें गमछा है। अच्छा। और बिहार की शान है वो, और गमछा वहाँ रखा हुआ था, तो डायरेक्टर सर ने बोला ये भी डाल लो। एक और किरदार आपको भाभी जी के घर हाँ, पे सेट पे मिल गया। चलिए। हाँ, तो मैं शादी करके गया हूँ, सब्जी दे रहा हूँ मेरी भाभी को, लेकिन गमछा है तो बार बार याद दिला देती है गमछा, हमें बिहार की शान है और ये जान भी है बिहार की, है ना। तो मज़ा आता है, क्योंकि मेरे पापा भी गमछे का बहुत यूज़ करते हैं। मल्टीपर्पज है भाई। मेरे पापा तो ऐसे हैं पंकज जी कि उनको, मैं देसी आदमी हैं तो कई बार शादी वादी या कोई अच्छे फंक्शन में जाना हुआ तो मैंने उनके लिए ब्लेजर दिया, वो ब्लेजर पे गमछा डाल के, उनके ये कौन नहीं, ये तो हर बिहारी का ये ट्रेंड है भाई। हम तो अपनी शान समझते भाई, कुछ भी अंदर पहने, लेकिन ऊपर से गमछा तो भाई वो चाहिए होता है। जिस कलर का आपने पहना है वो अभी भी मेरे पापा पे है, और मेरे पापा हमेशा ये एक गमछा कहीं भी हो कह रहे बहुत ये सहायता गम, हालांकि मुझे लगता है ये सेफ्टी पर्पस पे भी बहुत पार्ट एंड पार्सल हो जाता है लोगों की जिंदगी कर लेते हैं, सर पे रख बांध लेते दिया। हैं। और बिहार की बात उठ रही है तो देखिए, बिहार के बहुत सारे ब्रांड चीज़, जैसे यहाँ बिहार का ठेकुआ, सत्तू और मखाना रखा है। इसके पहले कि हम नेक्स्ट राउंड में पहुँचे, आप थोड़ा सा ग्रहण करें। मखाना है, सत्तू है और ठेकुआ है, और एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड है आज का। अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है जी। क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि जहां मैं रहता हूं, पला बड़ा हूं हरियाणा में, हरियाणा में बहुत बिहारी हैं। पूरा मैं कहूँ हरियाणा बिहारी जन जन कन कन में है, हर तरफ। तो मेरे पड़ोसी लोग बिहार के हैं, तो ये इसका पीछे का वाक्य है कि ये छठ पूजा पे बनाया जाता है ना। तो मेरी मम्मी भी चली जाती थी दर्शन करने, मैं भी गया हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं, महाप्रसाद होता है। महाप्रसाद, तो ये जब मैंने खाया, महाप्रसाद में छठ में काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन आई लाइक इट ठेकुआ। तो ये मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको खा के बताता हूँ। हाइजीनिक भी है, गुड़ का बना हुआ है, शुगर नहीं बल्कि गुड़ से बना हुआ है, और आज सुबह फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपके लिए। अच्छा, आज ही आपने बनाया है? बिल्कुल फ्रेश। थैंक यू बिहार। और ये मुझे रियली बहुत पसंद है। ये ठेकुआ काजू कतली या बड़ी मिठाइयों से कम नहीं है, हेल्दी भी है ना, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा है ये। चलिए हम लोग अब तब तक ठेकुआ खाइए, और इस बीच हम लोग अपने नेक्स्ट राउंड में पहुंचते हैं। 3 राउंड है हमारा, जिसमें पहला है भौकाल राउंड, दूसरा है काहे। काहे एक ऐसा शब्द है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपके अनुसार हो चाहे नहीं हो, एक दिमाग में बात आती है भाई काहे। और हर बिहारी अपने आप को एसोसिएट करता है, एक वर्ड काहे दिमाग में आता है। ये चीज़ मिली भाई, और ना मिली तो भाई काहे। तो वो एक वो राउंड है, तो थोड़ा टफ राउंड है। उसके बाद फिर हम बिहार की भी बात करेंगे।
जी तो पहले आप ठेकुआ खा ले, उसके बाद फिर हम हो गया अभी नहीं शूट के बाद हम और खाएंगे उसको, नहीं निश्चित सब है ना। तो कुछ नहीं, चलिए तो बहुत ही टेस्टी ठेकुआ था और मैं तो बहुत सारा पैक करके मुंबई लेके जाने वाला हूँ। निश्चित निश्चित लिट्टी चोखा खाने के रूप में पॉपुलर है ही है, पीने के रूप में बिहार की कुल्हड़ चाय हो गई, और ये रास्ते में सूखे में मीठे में हम इसको खा सकते आज हैं। सुबह सुबह आपने आज बिहार की जलेबी भी खाई, जलेबी गरमा खाई, गरम। जलेबी का वाक्य, मुझे जलेबी बहुत पसंद है। मैं बचपन में हमें दो पता नहीं था तीन कि दिन आपको की जलेबी इतना पसंद है, कोइंसिडेंटली आपको सुबह मिल गया। जलेबी मिली मुझे बिहार से और मज़ा आ गया। मतलब शुरुआत मीठी हुई, आगे भी मीठा रहेगा आपका सफर। जी। सोहित जी रेडी है भोकाल राउंड के लिए? हाँ बिल्कुल, भोकालबाजी हो जाए। चलिए तो पहला सवाल आपके लिए, अगर फरीदाबाद की गलियों में दोबारा एक दिन बिताना पड़े तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैं कुल्हड़ वाली चाय ढूंढूंगा, बिहार की टेस्ट को वहाँ पे जागृत करूंगा कहीं ना कहीं। वहाँ भी बिहारी चाय ही खोजिएगा? और मिल जाएगा, ऊपर वाले कहते हैं ना, कोशिश करो मैं ढूंढ के दूंगा कुल्हड़ वाली चाय। जी। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। अगर लोग गूगल करें सोहित विजय सोनी तो आप क्या चाहेंगे कि पहला रिजल्ट क्या आए? आपके ऑप्शंस, कभी कंपाउंडर अब टीवी के डॉक्टर, जो ताली बजाने से शुरू हुआ आज ताली पाने तक पहुंच गया, तीसरा टीवी का बंदा जिसका इलाज सिर्फ कॉमेडी है, या चौथा भाभी जी का सबसे सीरियस कॉमेडियन। दूसरा रखेंगे, मतलब जो ताली बजाने से शुरू हुआ और आज ताली पाने तक पहुंच गया। हाँ, और ये हमेशा चाहूंगा कि ताली मिलती रहे। सच्चाई भी यही है। चलिए आप तीसरे सवाल की तरफ जाएंगे जहाँ ऑप्शन नहीं है। कॉमेडी या इमोशनल सीन? इमोशनल सीन। इमोशनल सीन ज़्यादा टफ है, ठीक है। नहीं अच्छा नहीं, कॉमेडी। कॉमेडी स्टफ। कॉमेडी। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं। बहुत ही थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन मज़ा आएगा आपको। अगर किसी एक सुपर पावर के साथ अभिनय करना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? पहला, दिमाग पढ़ने की ताकत, ताकि डायरेक्टर क्या सोच रहा है पहले ही आप समझ जाएं। दूसरा, गायब होने की कला, ताकि स्क्रिप्ट हाथ में आते ही आप सेट पे पहुंच जाए। तीसरा, हंसी कंट्रोल मशीन, ताकि खुद न हंस पड़े शूट के बीच। चौथा, डायलॉग बोलते ही ऑडियंस से ताली मिले। मैं ए भी चुनूंगा और डी भी चुनूंगा। ए इसलिए चुनूंगा कि सबसे पहले मैं डायरेक्टर को समझ पाऊँ और डायरेक्टर के दिए गए इशारों को बहुत बारीकी से, जैसा उन्होंने कहा है, वो चीज़ कर पाऊँ। और फोर्थ, तो ऑटोमेटिकली जब मैं डायरेक्टर की बात मानकर उनके हिसाब से चीज़ें कर दूंगा तो तालियां तो बजनी है, ये तो लाजमी है। कितना कठिन होता है डायरेक्टर के साथ सिंक होना, और खासकर अलग अलग डायरेक्टर के साथ, क्योंकि बहुत सारे किरदार आपने निभाए, बहुत सारे डिफरेंट शोज़ किए। सबसे कॉम्प्लेक्स टफ डायरेक्टर कौन मिला आपको? हमारे तेनाली के सबसे पहले डायरेक्टर, जो सेटअप डायरेक्टर बोला जाता है, और सेटअप डायरेक्टर नहीं 1 या 2 महीने के लिए होते हैं वो, तो शुरू में उनके साथ बहुत टफ हुआ और वो तो बोलते थे मैं माइक फेंक के मारूंगा तेरे को, ऐसा गुस्सा करते थे। तो मैं कई बार डर जाता था, क्योंकि मैंने सोशल शो किए ज़्यादा, ये हिंदी शो था जिसमें हम शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते थे। तो मैं कई जगह थोड़ा बहुत, वो हिंदी ज़ुबान पे है नहीं, आजकल हम लोग क्या है कि सब इंग्लिश चलता। माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चा आज हमारा जो सांस भी ले वो इंग्लिश में ले, हिंदी और अपनी जो मातृभाषा लोग दूर करते जा रहे हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था जब तेनाली शुरू हुआ 10-15 दिन, तो उन डायरेक्टर से मुझे डर लगता था कि अरे वो सर आ जाएंगे तो अभी डांटेंगे। तो वो गुस्सा था जिसके डर था, या फिर उनका जो एक्सपेक्टेशंस होता था उसको मीट करना टफ होता था? आई थिंक गुस्सा होते थे, मतलब जो उनको उम्मीद थी वो तो मैं दे ही रहा था। गुस्सा इस चीज़ का था कि कहीं मैं अटक गया मान लीजिए, और उनके पास प्रेशर होता है, क्योंकि टीवी का जो डायरेक्टर होता है ना, वो क्वालिटी पे कम काम कर पाते हैं, उनको क्वांटिटी देनी होती है, प्रोड्यूसर को जवाब देना होता है। नेक्स्ट एपिसोड जैसा भी आप कह रहे हैं, टाइमलाइन है। हाँ, जैसा भी आप कहें जल्दी जल्दी करते हैं, अभी दूसरा शूट भी है, तो वो होता है। लेकिन वो
जो बहुत ज़्यादा डांटते हैं या ध्यान देते हैं तो वो उन्हीं एक्टरों पर देते हैं जिन्हें उनसे पता है कि इससे आउटपुट निकल के आएगा। जब तेनाली फाइनली निकला तो आज भी हम उन डायरेक्टर सर को याद करते हैं, जिससे उम्मीद है उसी पर समय देंगे। बिल्कुल, आज भी याद किया जाता है कि उन सर ने जो डायरेक्शन किया था। देखिए स्क्रिप्ट सेम होती है, डायरेक्टर अलग अलग हो जाए तो वही स्क्रिप्ट अलग अलग तरीके से निकल के आएगी। तो जो करता धरता होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर चाहें तो मिट्टी को सोना भी बना दें, और डायरेक्टर चाहें तो मिट्टी को हीरा बना दें, और डायरेक्टर चाहे तो मिट्टी को कीचड़ और कोयला, जो भी आप कह सकते हो, वो भी बना दें। तो अच्छा डायरेक्टर जिस दिन किसी भी एक्टर को मिल जाता है, वो एक्टर एक तालियों वाला एक्टर हो जाता है और सम्मानित एक्टर हो जाता है और लोगों का प्यार मिलने वाला एक्टर बन जाता है। तो डायरेक्टर का ही सारा श्रेय होता है। एक्टर को गढ़ने वाला, नक्शे सही नक्शे पे लाने वाला डायरेक्टर ही है। डायरेक्टर है, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा सवाल है और भाभी जी घर पे है से भी है। अगर आप एक दिन के लिए रोल एक्सचेंज कर सके तो किसके साथ करना चाहेंगे? ऑप्शंस है आपके पास। विभूति नारायण मिश्र, क्योंकि भाभी जी के लिए सही पकड़े हैं, कहने का मौका कौन छोड़े? सब छोड़ो, ए डन। क्योंकि विभूति नारायण मिश्रा अपने आप में एक्टिंग की बहुत बड़ी क्लास हैं, एक्टिंग के गुरु हैं। उन्होंने इतने ज़्यादा किरदार निभाए हैं, उन्हें हमने बचपन से देखा है, सुना है। व्हाट इज जोक, तो हमने सोचा भी नहीं था अगर मैंने या मेरी फैमिली ने कि मैं उनके साथ स्क्रीन साझा करूँगा, मंच साझा करूँगा, कैमरा साझा करूँगा। तो बाकी तो और भी ऑप्शंस बहुत अच्छा मैं सुनाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, जैसे जेठालाल, बबीता जी के लिए टप्पू के पापा बनना भी कोई कम बात नहीं। तीसरा सलमान खान, क्योंकि फिटनेस भी चाहिए और बीइंग ह्यूमन का टैग भी। और चौथा कपिल शर्मा, फिर देखे कौन ज़्यादा हंसता है, सोहित या कपिल? मुझे ऐसा लगता है कि सब अपने आप में दिग्गज हैं और कपिल जी के साथ अभी मैंने काम नहीं किया है और मैं एक फ्रेम में नहीं बंधना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कपिल जी को थोड़ा सा रखूंगा। थोड़ा सा कहा कि और भी ऑप्शन सुन लीजिए आप। नहीं, और रही बात जेठा जी की, तो मुझे कोई लड़की या बबीता जी या रियल लाइफ में नहीं ऐसा चाहिए, ना रियल में चाहिए ना रील में चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा जो काम है वही मेरी बबीता है, वही मेरी दया है और वही मेरी प्रेमिका कह सकते हैं। जेठालाल एज ए कैरेक्टर, उसकी तरफ कैसा अच्छा है, लेकिन जो मुझे लगता है विभूति जी एक वेरियस के साथ एक किरदार को प्ले करते हैं, तो उनको मैं ज़्यादा करूँगा। और सेकंड कपिल शर्मा जी को अगर हंसी अंदाज से भाभी जी ने विभूति जी द वे शी प्रोनाउंस वो काफ़ी फेमस हुआ और कैरेक्टर को और जान आया। चलिए बहुत अच्छे से आपने इस भौकाल राउंड का जवाब दिया। अब हम लोग अगले राउंड की तरफ चलते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, ऑडियंस वेट कर रही है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, थोड़ा क्वेश्चन टफ होंगे और ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, सिंपल क्वेश्चन भी है। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। काहे ज्यादातर मजाकिया लोग अंदर से सबसे ज्यादा संजीदा होते हैं? मुझे ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है बिहार की गूंज की पॉडकास्ट में, और बिहार की जनता का भी क्वेश्चन होगा, ज़रूर ये सवाल होगा। मुझे लगता है कि हंसना कौन चाहता है? हंसना और हंसाना वही चाहेगा ना जिसने तकलीफ़ें देखी हो। हम जो चीज़ खा लेते हैं उससे हमारा मन भर जाता है, हम उसको ऑपोजिट चीज़ चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडियन या कलाकार जो भी हास्य करता है या हंसाता है, इसका मतलब उसका तकलीफ़ों से पेट भर गया है, तकलीफ़ें काफ़ी देखी हैं, काफ़ी कष्ट देखे हैं, अब उस चीज़ से वो भागता है, उसे वो चीज़ नहीं पसंद है, इसलिए वो ना खुद के लिए चाहता है ना दूसरे के लिए चाहता है। तो वो उसके लिए अच्छी चीज़ क्या है कि वो हंसे और हंसाए। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी बहुत टफ है और कॉमेडी जो कर रहा है उसके पीछे तकलीफ़ का बहुत बड़ा पहाड़ है जो वो किसी को दिखा नहीं पाता है, इसलिए वो ना खुद से तकलीफ़ लेना चाहता है ना दूसरे को देना चाहता है। तो ये इसका राइट सामने में हंसता है और हंसाता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब दिया। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। काहे कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मर्यादा की सीमा पार कर लेते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पर हम टिप्पणी करें तो भी सही है, ना करें तो भी सही, क्योंकि ये सिचुएशन कहती है सामने ऑडियंस कैसी है। अब आप मानेंगे नहीं सर, ऑडियंस भी हमारी ऐसी हो गई है कि हम एक जोक सुना रहे हैं
उस पर हंसी नहीं आई। कुछ ऑडियंस जोक सुना रहे हैं, उसमें हंसी नहीं आई, लेकिन जोक भूल गए और मुझसे गाली निकल गई, ओ तेरी माँ। पब्लिक जोर से हंसने लगी। ओ तेरी माँ मतलब उसने गाली का वर्ड दिया कि मैं भूल गया, ओ शिट, ओ शिट। मतलब कितना आज के लोग क्या बोल देते हैं, ओ शिट मतलब कितनी गंदी चीज़ होती है हिंदी में, है ना। और ओ तेरी माँ की, ओ तेरी बहन, इस पे पब्लिक ने होर्डिंग कर दी, शोर मच गया। एक ट्रेंड सा बन गया है और शॉर्टकट की तरफ लोग जाते हैं कि भाई एक पंच दे, बट ये पंच आपको कितना सही अब लगता है? मुझे वही लगता है ना कि सामने जैसी ऑडियंस है तो सामने वाला सामान अभी अपना वैसे ही बेचना चाहता है, तो इसमें कॉमेडियन की भी गलती नहीं है, चाहे वो कोई भी कॉमेडियन हो या कोई भी कलाकार हो। अगर सामने वाला ले रहा है तभी वो दे रहा है। लेकिन लेने वाले में मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कॉर्पोरेट वाले ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, घर के लोग, पारिवारिक लोग तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात। और वही देखा भी गया है उनके ऑडियंस, क्योंकि इतने महंगे टिकट लेके ये सब हाँ, चीजें सुनने वाले तो कॉर्पोरेट वाले मतलब ज़्यादा है। मेरे को मेरे दादाजी की एक बात याद आती है बहुत। वो कहते हैं कि अच्छे लोग के खरीदार बहुत हैं तो बुरे के बहुत ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कभी भी लाइफ में जी। कि गाली सुनने के लिए भी लोग टिकट लेकर जाएंगे और गाली सुनकर और इस हाँ, हंस के इतने काम आएंगे। होते हैं। और हंसने के लिए, जाने के लिए भी आपको इन चीजों का सहारा लेना पड़े तो भाई नहीं, मेरे हिसाब से हंसना नहीं, वो तो गाली सुनने के पैसे देने जा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कलाकारी गाली देकर स्टैंड अप कॉमेडियन को बढ़ा देना, और रियली जो अच्छे कलाकार हैं, यूपी बिहार के हैं, पूरे देश के हैं, जो हिंदी करते हैं या जो शुद्ध कॉमेडी करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं है। इंग्लिश कॉमेडियन की वैल्यू इतनी है कि उनके टिकट्स लगते हैं, उनके बुक माई शो पे जाके आप टिकट बुक करो। तो मुझे कभी कभी लगता है कि सोहित, कम नाम हो, अच्छा काम करेंगे, कोई गाली गलौज वाली कॉमेडी नहीं करेंगे, कोई गंदा काम नहीं करेंगे, जिससे हमें अपने आप को देखने में भी कहीं ना कहीं शर्म महसूस हो। हमारे पिछले शो में पंकज कश्यप जी आए तो उन्होंने भी बात कही कि भाई इवन खराब चीज़ को भी अगर इवेंट मैनेजमेंट की तरफ भेजा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आज की यूथ क्या है कि अच्छे खासे ऑडियंस है उसमें, ऐसा भी नहीं, अच्छे घरों के लोग हैं, एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं, इवन अंकल आंटियों को मैंने देखा है जो इंग्लिश कॉमेडियन में कि वो गाली सुनने के पैसे देकर और वहाँ ठहाके लगा रहे हैं, और उल्टा वो कॉमेडियन उन्हीं को ही गाली देता है। कई बार ऐसा भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से देने वाले की भी गलती नहीं है और लेने वाले की भी गलती नहीं है, दोनों मिली भगत कह सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, दोनों का आदान प्रदान है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काय हमारे टीवी शोज में पड़ोसन या भाभी जैसे किरदार को हमेशा फ्लर्टिंग के लेंस से देखा जाता है, क्या इससे समाज में गलत धारणाएं नहीं बनती? दिखाने के ऊपर है ये, आप किस उसका टच लेकर दिखा रहे हैं। जैसे भाभी जी घर पर हमें सेम है कि वो एक दूसरे की बीबी को लाइक करते हैं, लेकिन उसका एक हल्का सा एक वो है नाम मात्र, थोड़ा सा है ना, कहते हैं किसी दाल में या किसी पकवान में पॉजिटिव तरीके से इतना ही नमक डाला जाए जिससे वो उसको खाया जा सके हर एक किसी चीज़ के साथ। स्पोर्टिंगली वो छोटे से तड़के को ले हल्का सा तड़का लगा के फिर बाकी सारा रंग दो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने दिखाया कि लाइन मारना, तो लाइन मारने पर ही पूरी स्क्रिप्ट है, नहीं, उसको आप कैसे दिखा रहे हो, मेकर्स कैसे दिखा रहे हैं और किस तरीके से उसको बेहतर बनाकर दिखाया कुछ और जा रहा है, कॉन्सेप्ट ने किया कुछ और जा रहा है। ये एक छोटा सा वेरिएशन है, ये पूरे की पूरी पटकथा इस पे नहीं। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा सा बेसिक टच है। मतलब जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ डॉक्टर पीके बिहार की गूंज पॉडकास्ट, तो यहाँ हम बातें दिल की भी कर रहे हैं, बातें स्ट्रगल की भी कर रहे हैं, बातें हम बिहार की कर रहे हैं, बातें हम खाने की बात कर रहे हैं, बिहार के कल्चर की बात कर रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें हैं, भले ये पॉडकास्ट है लेकिन यहाँ दिल एक दूसरे के सामने खोला जा रहा है। तो आप डॉक्टर हैं, आप दिल खोलते हैं, यहाँ पे आप पूरा दिल को ओपन कर रहे हैं ऑडियंस के बीच और बिहार की जनता के बीच। नहीं, ऑफ कोर्स, और जब तक दिल से बात निकलेगी नहीं तो गूंज कैसे पूरे विश्व में फैलेगी, और हमारा मकसद यही है। सुमित जी, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप जैसे कलाकार छोटे शहरों के बच्चों को क्या उम्मीद दे सकते हैं? छोटे शहर, हालांकि मैं भी एक छोटा हूँ और छोटे शहर से ही हूँ,
तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब कोशिश करते रहें। मैंने जैसे कि बताया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ, तकलीफ़ें बहुत आती हैं, संघर्ष है इस फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष है हर थोड़ी थोड़ी देर में। क्योंकि हम देखो क्या है डॉक्टर साहब, हमको एक डिग्री लेते हैं, कुछ दिन तक परेशान होते हैं उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए, फिर डिग्री मिल जाती है, फिर हम कुछ जगह पर जाते हैं, रिज्यूमे देते हैं, एक ना एक दिन कॉल भी आ जाता है, कई बार सिफारिश एक बार लगा लेते हैं, तो कहीं ना कोई आप एजुकेटेड हैं, आप उस लायक हैं, तो आपको चीज़ मिल जाती है। फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और आपको लगता है कि कोई बहुत इमरजेंसी या कुछ बहुत बड़ा कांड ना हो तो वो जॉब चलती है, थोड़ी सी सिक्योरिटी की तरफ आप होते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे इस बॉलीवुड या हम इस कला नगरी की बात करें, तो यहाँ पे ना कोई सिफारिश चलती है, सिफारिश चल भी गई तो वो 2 कदम पे बंद हो जाए, क्योंकि ना किसी टीवी शो का भरोसा है वो कितने दिन चलेगा, ना किसी इंसान का भरोसा है वो कब तक आपके साथ है, आपके साथ काम कर रहा है, ना कोई दिल है। मैं मानता हूँ, मैंने जो 8-10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारे अपने हैं और कोई अपना नहीं है। सब वो झूठी उस चीज़ों पे चलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि झूठ है। ऐसा नहीं हमारे बॉलीवुड में झूठ मूठ में कम से कम लोग दिखावा तो करते हैं, और क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा झूठ है। क्योंकि मैं मेडिकल लाइन को भी जिया है, मैंने छोटे मोटे और भी काम किए, मैंने चाय भी बनाई है एक ऑफिस में एनजीओ में। तो मैंने उस पर एक लाइन लिखी थी, ऐसी लाइन है, मैं आपके ऑडियंस को कहना चाहूँगा, सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है, सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है, बेगर स्याही के हर इंसान कलम चलाना चाहता है। सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है, हर इंसान बेगर स्याही के कलम चलाना चाहता है। अब दिल ही कहाँ है लोगों में, अब दिल ही कहाँ है लोगों में, हर इंसान लव यू बोल के काम चलाना चाहता है, लव यू बोल के काम चलाना चाहता है। हर इंसान झूठा है सर, कहीं ना कहीं बस ऊपर से दिखावा, व्हाट्सएप पे दिल बना के भेज दिया, हाथों से नाम लिख दिया, ये सब नहीं है ना, रियल तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। अब ये भी एक तरीका है प्यार इजहार करने का तरीका है, लेकिन ये वाला तरीका कामगार नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जब से ये लिखना और दिल भेजना, तो जब से दिल भेजने लगे तो जैसे दिल टूटने भी लगे। तलाक के केसेस अभी नज़र आ रहे हैं। मेरे दादाजी के टाइम पे, मेरी माताजी के टाइम पे आई थिंक वो बॉर्डर था कि जहाँ पे रिश्ते बन जाते थे तो वो बनाए जाते नहीं थे, बने रहते थे हमेशा। अब तो रिश्ते एक कागज़ पे और एक दिल की डायरी में थोड़ी देर तक का होता है कि हम शादी करेंगे, बात बनी तो ठीक, नहीं तो तलाक ले लेंगे। लड़कियों को ये सेफ्टी है कि क्या कहते हैं कि ये बेनिफिट हो जाएगा, चला तो ठीक, नहीं चला तो भी फ़ायदा। लड़का आज के टाइम सेफ़ नहीं है मुझे लगता है, लड़कियां सेफ़ हैं, लड़कियों के रूल्स हैं, लड़कियों के लिए बहुत सारे लॉ हैं। लड़कों के पास तो मुझे नहीं लगता कोई लॉ है। मुझे तो ऐसा लगता है लड़कों के लिए तो पंडितों ने भी, एस्ट्रो ने भी इतने सारे उपाय बता दिए कि लड़का अगर उपाय करे तो जीवन कब जिएगा। ये गिरे अच्छा लगना है तो बहन के लिए करो, ये गिरे अच्छा लगना है तो बीबी के पैर दबाओ, ये गिरे अच्छा लगना है तो बाप के लिए करो, ये गिरे अच्छा करना है तो बीबी के लिए ये करो। ऐसे सारी चीज़ें आदमी की पड़ती हैं, लेकिन आदमी को अपना जीवन करना है। आपका नजरिया हो सकता है समझिए, लेकिन हाँ, जिम्मेदारियां तो लड़कियों की तरफ भी बहुत है। और देखा जाए तो हर तरीके का रोल आज की महिलाएं या फिर हमारी लड़कियां को करना पड़ता है, और साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप है वो भी फेस करना। नहीं, मैं नहीं मान रहा कि लड़कियों की लाइफ टफ नहीं है, टफ है, लेकिन लड़कियों के साथ साथ लड़कों की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रही है हमेशा से, है ना। लेकिन पहले लड़कियां सपोर्टिव होती थी, अब वो इसलिए सपोर्ट नहीं करती, उनको ये लगता है हम कमा रहे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ज़रूरत भी है कि कदम से कदम मिला के चलें। कदम से कदम मिलाओ, लेकिन कदम से जब सामने वाले का कदम रुक जाए तो वो भी रुकें, उसके साथ सपोर्ट करें, लेकिन वो कदम से कदम मिलाने के चक्कर में कई बार लड़कियां आगे चली जाती हैं। आप सब देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिहार की लड़कियां, पूरे देश की लड़कियां, जितने तलाक अभी मैं 2-3 सालों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इतना मेरे पुराने समय में, मतलब मैं बहुत कोई पुराना आदमी तो हूँ नहीं, मतलब मेरे पुराने रिश्तेदारों में आज तक नहीं हुआ। पहले कहते थे कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती थी तो उसे छुट्टम छुट्टी बोलते थे दादाजी। कुछ 1 साल 6 महीने वो वाइफ अपने मायके चली गई और वो लड़का अपने घर पर है, कुछ दिन बाद पता चला वापस आ गए। लेकिन अब तो सीधा कागज़ पे नो तो नो, जैसे कि हमारे ही सेट पे एक एक्टर साहब ने, वो खैर उनका हम बात नहीं करेंगे, कंटिन्यू। नहीं, हाँ, तो आज लगता है कि आज
ज़रूरत है कि भाई रिश्तों को एक तरीके से एक ईमानदारी दी जाए, रिश्तों को गहराई दी जाए, एक दूसरे को समझा जाए, जिससे रिश्ते और मजबूत हो, इसकी ज़रूरत है। तो इन चीज़ों की जो बातें कर रहे हैं वो कम होगा और शायद समय आएगा, अभी शायद लगता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आ रहे हैं। होगा और कुछ हद तक टेक्नोलॉजी का भी इसमें काफ़ी योगदान है, जहाँ पे लोग इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सेटल होगा ना, हमें आशा है कि लोग एक दूसरे को समझेंगे और रिश्तों को गहरा करेंगे और होके रहेगा। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब, हमारे यूपी बिहार में फिर भी इन चीज़ों को समझा जा रहा है। हमारा जो यूपी बिहार है, बिहार की जो गूंज में आपने ये बात छेड़ी है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज भी लोग, मैंने मुंबई में लोगों के मुँह से सुना है कि यार मुझे इस शहर की लड़की से शादी नहीं करनी, मुझे यूपी की लड़की या बिहार की लड़की मिल जाए तो शादी करूँगा। झारखंड भी हाँ, वो पार्टी उसका रहा है। तो मैंने कहा क्यों? बोले यार एक तो बिहार का एजुकेशन बहुत अच्छा है। एजुकेशन अच्छा यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ का हर एक बंदा प्रैक्टिकल है। हम चाहे एक ऑटो चालक की बात करें, चाहे एक नॉर्मल चाय बनाने वाले की बात करें, बिहार में हर एक बंदा अपने आप में स्वप्रथम है, इसलिए क्योंकि वो वास्तविकता में जीता है, रियल में जीता है और उसे पता है कि मैं ये हूँ, तो उस काम को बड़ी ईमानदारी से करता है। और जब मैंने उस लड़के से बात करी कि तुम बिहारी लड़की या झारखंड या यूपी की लड़की क्यों, तो बोले कि वहाँ की लड़कियाँ समझती हैं, वहाँ की लड़कियों ने हर एक चीज़ देखा है, नीचे से उठी हैं, और भले ही वो बहुत पढ़ी लिखी भी होगी ना, उसके पर्स में संस्कार की पोटली ज़रूर उसके माँ बाप ने दी होगी, अगर वो बिहार की है या अगर यूपी की है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए तो संस्कार हमारे पूरे भारत में कूट कूट के भरा है, लेकिन हाँ कुछ पाश्चात्य चीज़ें आ रही हैं जिससे लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। और देखा जाए तो हर कोने में एक अलग कल्चर की बाढ़ है और लोग अपने फॉलो करते हैं। चलिए इन सब से आगे हट के चलिए थोड़ा सा आईपीएल की तरफ चलते हैं, जो भी बहुत चल रहा है। तो आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स ने टीवी शो के व्यूअरशिप को प्रभावित किया है। काफ़ी मतलब अभी टीआरपीयाँ जितनी भी कम हो रही हैं, वो कहते हैं टचवुड, पर हमारी तेनाली की टीआरपी आईपीएल में नहीं गिरी है, 0.6 है। 0.6 आईपीएल से पहले भी थी, 0.6 टीआरपी जो खेल चल रहा है जेन्युइन रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि टीआरपी पे चैनल को नहीं वर्क करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो फ़ोन में चीज़ें देखते हैं। टीआरपी सिर्फ टीवी पे आप प्रोग्राम को वॉच करेंगे तभी दिखेगा। बट अब चैनल भी है, उनके पास भी जो एड्स वगैरह हैं, एजेंसी, उस हिसाब से चलते हैं। तो आईपीएल की वजह से टीवी में काफ़ी फ़र्क आता है, और उस दौरान नए टीवी शोज़ नहीं लाए जाते हैं मार्केट में, और जो टीवी शोज़ होते हैं उसमें भी कई शो आईपीएल की वजह से कई लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाती है। इसलिए हर एक टीवी एक्टर, हर एक क्रू टीम, हर एक इंडस्ट्री का जो जुड़ा कार्यकर्ता है, वो सोचता है कि आईपीएल में मेरी टीआरपी बनी रहे, नहीं तो आईपीएल जैसे ही फिनिश होता है तो आईपीएल जाते जाते 2-4 शो को ले जाता है अपने साथ। आईपीएल की बात होती है तो आपने भी सुना बिहार का लाल सूर्यवंशी ने जो कमाल किया 100 रन, उसके बारे में क्या ख्याल है? बिहार की गूंज में अभी उसी की गूंज है और होनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा ना, हर तरफ बिहारी छाए पड़े हैं। मैं मानता हूँ मुंबई में नीचे तबके से ऊपर तबके के लोग हर एक क्षेत्र में बिहारी हैं। इवन हमारे सब टीवी में जो अभी स्टोरी चेंज कर रही हैं वो भी बिहार की लेडी हैं। और जो हेड हैं वो तो गौरव बनर्जी हैं, वो तो बहुत अच्छा चैनल को मैनेज कर रहे हैं, अभी नए आए हैं, स्टार प्लस से आए हैं। तो मेरा कहना है कि जो अभी आईपीएल में उस 14 साल के लड़के ने कमाल किया है, काबिल तारीफ़, और आज पूरा देश और पूरी दुनिया उसकी गूंज सुन रही है और चारों तरफ उसकी गूंज है, तो अच्छा लगता है। काफ़ी आईपीएल ऑफिसर हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट पर डॉक्टर्स हैं, काफ़ी आईटी स्टूडेंट जो काफ़ी लंबे और अच्छे समय से जुड़े हुए हैं, वो सब बिहार से। और कहा भी जाता है कि बिहारी को सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी होती है, उसके बाद तो काबिलियत तो खैर में कूट के भरी है, और जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो दिखा देते हैं कि भाई वो हर जगह अग्रणी है और सबसे आगे निकलते हैं। और कहा जाए तो बस एक प्लेटफॉर्म की कमी होती है, प्लेटफॉर्म जिससे जुड़े अब मुझे तो लगता है कि बिहारी
अपने आप में इतने दमदार हैं कि वो प्लेटफॉर्म बना बना के अब लोगों को दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी बना ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कई ऐसे चैनल्स खड़े कर देते हैं, कई ऐसे स्टेशंस खड़े कर देते हैं रेडियो। जैसे कि अब आप भी देखिए, एक ऐसा स्टेशन खड़ा कर दिया है जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, और आपके इस चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बिहार की जनता बहुत कुछ जानती है। और बिहार की जनता के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, बिहार की जनता को अपना कल्चर पता है, अपने नेचर के बारे में पता है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से दूसरे शहर के, दूसरे स्टेट के लोग भी बिहार की गूंज सुन पा रहे हैं। और इसलिए हम सबको आमंत्रित भी कर रहे हैं कि भाई बिहार की गूंज गूंजे। चलिए अगले राउंड जो कि हम बिहार की बात करेंगे, उससे पहले कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ डायलॉग जो आपके बहुत करीब रहा, कुछ सुनाइए। अभी तो मैं मनी की भूमिका में सब टीवी पे नजर आ रहा हूँ रात 8 बजे, मंडे टू सैटरडे। तो वही गुरु जी का जो हम चेले बने उसमें जी गुरु जी, आज मैं आ चुका हूँ बिहार की गूंज में, और जो आप मेरे कानों पे थप्पड़ मार मार के गूंज करते हो ना, अब मैं आपकी गूंज इस गूंज के साथ मर्ज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपके साथ साथ अब हमारे भी यहाँ पे गुरु हैं। तो बिहार से आप टक्कर मत लीजिए, क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ, भले यूपी के कनेक्शन से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा। आप कुछ लिखते भी हैं, अगर कुछ वो भी सुनाए नेक्स्ट राउंड पे जाने के। हाँ, अभी बिल्कुल सुनाऊंगा। बाकी मैं मोदी जी का भक्त तो नहीं कहूँगा, मैं भक्त तो सिर्फ अपने माँ बाप, अपने काम का, और जिसने मुझे जन्म दिया इस धरती का मैं भक्त हूँ। लेकिन उनकी वॉइस पता नहीं कैसे मेरी गले में आ जाती कई बार, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ बिहार की गूंज में, अगर उनको अच्छा लगे तो। बात करते हैं वॉइस की, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा उनको सुनने के बाद मेरे अंदर पता नहीं कैसे आ गए, वो मोदी जी ही जाने। जब कभी मिलूंगा तो बोलूंगा, मेरे भाइयों बहनों, आज मैं बिहारी की गूंज में डॉक्टर पंकज जी के साथ बैठा हूं। मैं आज बिहार की गूंज में एक ऐसे कलाकार की बात करूंगा जो बिहार की गूंज की बात दूर दूर तक ले जाएंगे। आज डॉक्टर पंकज जी के साथ में एक ऐसे कलाकार बैठे हैं जो तेनाली रामा और भाभी जी घर पर है में झंडा फहराया है। नमस्कार, जय। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे आशा है कि भाई मोदी जी भी आपका ये डायलॉग अगर हम रील में इसको पेश करें जरूर सुनेंगे। एंड बहुत अच्छा लगा आपने ये बात कही। और जब देश की बात आती है तो कभी भी दिमाग में आता है कि भाई आज़ादी के समय इतने नौजवान, आप जैसे नौजवान ने कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज़ादी के बाद आज को त्याग करने को तैयार नहीं है, और इतना करप्शन और इतनी चीज़ें फैल गई। लोग देशभक्ति की भावना कहते हैं लेकिन ज़मीन पे दिखता नहीं है। और आज ज़रूरत है कि भाई आप जैसे नौजवान भी देश के लिए त्याग दे और देश सेवा में लगे। चलिए अब इसी देश सेवा की जब बात हो रही है तो कुछ बिहार की बात करें, और बिहार से जुड़े राउंड पे चलते हैं। पहला सवाल, बिहार में ऐसा क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है? भाषा, मीठी बोली, प्यार। क्योंकि अगर हमारी भाषा अच्छी है, हम मीठे शब्द से एक साथ बोलते हैं, इज्जत से बोलते हैं, तो मुझे लगता है लड़ाई नहीं होगी कभी भी। क्योंकि बहुत तहजीब के साथ बात की जाती है, बहुत तहजीब से समझाया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो बिहारी की जो भाषा है, बिहार की जो जान है, उनकी वो लैंग्वेज है जिससे आज वो पूरे वर्ल्ड में जी सक्सेस हैं। तो बिहार के लोगों का स्वभाव आपने महसूस किया, तो उसका सबसे अच्छा एस्पेक्ट कौन सा लगता है? भाषा तो आपने कहा, स्वभाव के बारे में। हेल्पफुल पर्सन होते हैं, सबसे बड़ी बात है हेल्पफुल होते हैं। सबसे बड़ी बात यही आती है बिहारियों के लिए। और दूसरों को समझते हैं जी। ऐसा नहीं होता, कई जगह होता है दूसरों को समझते नहीं है, दूसरों को समझते हैं। और अगर दोस्ती पे आ गए, अगर उसके साथ हैं तो प्रॉपर उसके साथ रहेंगे। ये नहीं है अगर उनके पास ताकत आई तो वो सोचेंगे हम अपने बंदे को आगे बढ़ाएं, हमारे जानकार हैं उनको लेके चलें साथ। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि दूसरे को अगर हम समझ पा रहे हैं ना, तो उससे अच्छी ना कोई जाति है, उससे अच्छा ना कोई धर्म है। हमें दूसरों को समझना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख हो। और साथ लेके चलना एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। बिल्कुल। आप अगले सवाल की तरफ आते हैं, बिहार से जुड़ा ही। क्या आपको लगता है कि बिहार में
और ज़्यादा फोकस करना चाहिए मनोरंजन और कला क्षेत्रों में? मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए और हमेशा ही होता रहेगा, क्योंकि बिहार में लबालब टैलेंट भरा हुआ है। जैसा आपने कहा कि मंच की कमी है, जी। लबालब टैलेंट है। वो ऐसा नहीं कि वो बॉलीवुड से है, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो चाय बनाने से लेकर हो, चाहे वो लिट्टी चोखा की बात करें, चाहे वो गायकी की बात करें या कला की बात करें, रंगमंचन की बात करें, सब में अपने आप में नेताओं की बात भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारे सारे कैटेगरी के लोग लबालब भरे हुए हैं बिहार के, और उनको मंच मिलना चाहिए, चीज़ें बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बिहार के प्रति सकारात्मक बदलाव लेने के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स को और जिम्मेदारी से कंटेंट बनाने की ज़रूरत है? हाँ, मुझे लगता है कि और OTT स्टेशंस बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि कला अब कमर्शियल भी हो गया है। क्योंकि कला कमर्शियल हो गया है तो लोग इसमें फील्ड में काफ़ी क्रू टीम काम करती है, और जब कलाकार ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी दिखती है। क्योंकि हमारे मुंबई में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इवन अब तो अदर कंट्री से भी आके काम करते हैं एक्टर्स लोग, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर हर एक शहर में, हर एक स्टेट में OTT प्लेटफॉर्म्स होंगे, चीज़ें होंगी, तो अपना कारोबार भी बढ़ेगा। कमर्शियल चीज़ें तो बढ़ ही रही हैं, क्योंकि सब सिनेमा कमर्शियल हो गया है। तो ये चीज़ों में बढ़ोतरी होने से कलाकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और अपने धर्म, अपनी जाति की चीज़ों को बढ़ोतरी करने में, वो सिनेमा, वो चीज़, वो सीरियल, वो शो बनाने में आसानी होगी। तो कंटेंट, OTT कंटेंट की बात करें तो आपको लगता है कुछ कंस्ट्रक्टिव कंटेंट बिहार की तरफ दिखाना चाहिए? हमेशा दिखाता मार काट रहे, या फिर थोड़े से टाइप के कैरेक्टर्स ज़्यादा दिखाए जाते हैं जब बिहारियों की बात आती है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव कंटेंट की भी तरफ रुझान बढ़नी चाहिए। आपने बहुत दिल की बात छीनी है मेरे ज़ुबान से, क्योंकि मैं बहुत देर से यही सोच रहा था जब से मैं बिहार आया हूँ, कि यहाँ पे जब से मैं बिहार आया हूँ लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, लोगों का बिजनेस है कई बार ऐसा। और मूवियाँ हमने देखी, जितनी भी वेब सीरीज़ देखी, कि मारधाड़, लड़ाई, दबंगई, यही चीज़ दिखाई गई है। लेकिन ऐसा है नहीं बिहार। कहते हैं ना 1% गंदगी दिख गई तो उसको सारा, कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। वो चीज़ें 10% होंगी, 90% बिहार अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ों में भी जाना जाता है, अच्छी चीज़ें की भी हैं, है ना, लोगों ने। तो अच्छा सिनेमा, अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें दिखाई जाएं, तो मुझे लगता है बिहार में उस गलत चीज़ को दिखाने से ज़्यादा, दबंगई दिखाने से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ज़्यादा सिनेमा कर सकता है। कंटेंट अच्छा है बिहार में काफ़ी। चलिए कुछ समापन प्रश्नों की तरफ आते हैं। लेकिन अब प्रश्न बहुत है, क्योंकि आपकी यात्रा ही इतनी लंबी और इतना गहराई वाला है कि भाई सवाल खत्म नहीं हो रहे। फिर भी आपकी यात्रा मैंने आपको अलग अलग रंग दिखाए। जी। क्या वो सबसे कठिन पल था जिससे आपको सच्चाई और अपने सपनों के प्रति दृढ़ संकल्पित किया? हाँ, मेरे साथ बीच में कोविड के बाद हमारा शो ऑफ एयर गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत तकलीफ़ में रहा, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक जैसे आशिक एक लड़की से प्यार करता है, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। अगर मैं काम कर रहा हूँ, सेट पर हूँ, तब तो मैं फैमिली भी मैनेज कर लूँगा, अपनी गर्लफ्रेंड हो या प्रेमिका कह लो हिंदी में, क्योंकि बिहार की जनता सुन रही है, या बीबी हो आने वाले समय में, तो मैं सब चीज़ें जब ही मैनेज कर पाऊँगा जब मेरे साथ मेरा काम मेरे बगल में होगा और मैं सेट पे रहूँगा, शूटिंग में रहूँगा, है ना, क्योंकि काम से प्रेम है। और रही बात बिहार की, तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि जैसे आपने बात कही है कि टफ़ टाइम, तो टफ़ टाइम बिहार की जनता से यही कहूँगा कि सब पे काम हमेशा रहे, क्योंकि मेरे पे बीच में काम नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, छोटे छोटे काम कर रहा था। मेरा मानना है पंकज जी, जब हम बहुत ऊपर चढ़ते हैं ना, तब नीचे गिरने का डर और चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। हम नीचे से नीचे गिर जाएंगे तो कितना ही चोट लगेगा, इस सोफे से हम नीचे गिरेंगे तो क्या चोट लगेगा। लेकिन हम दिन प्रतिदिन ऊपर होते जा रहे हैं, छत पर पहुंच गए, दूसरे छत पे पहुंच गए, तीसरे छत पे पहुंच गए, कामयाबी हासिल कर ली, अब आपका ब्रेक लग गया, रुक गए तो भी ठीक है, अगर आप नीचे गिरे तो उससे बड़ा दर्द, उससे बड़ी तकलीफ, उससे बड़ा चोट नहीं हो सकता। तो मेरे लिए बीच में थोड़ा सा टफ टाइम आया तो मैं डगमगा गया था। फिर मैंने देखा, उस दौरान मैंने देखा अपनों का पता चला, अपनों का पता चला कि अपने कितने अपने हैं
और दूसरा कितना अपना है या नहीं है। और उस टाइम मैंने रिश्तों के ऊपर भी एक लाइन लिखी थी, हवाओं का रुख भी बदल जाता है, हवाओं का रुख भी बदल जाता है जब मुसीबत का दौर आता है। हवाओं का रुख भी बदल जाता है जब मुसीबत का दौर आता है। रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जरूरत पड़ने पर वो भी उतर जाता है, जरूरत पड़ने पर वो भी उतर जाता है। कितना भी अच्छा रिश्ता हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, कई बार रिश्ते भी अपना रंग फीका कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो यार, अब हम क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लाचारी में हो जाती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो उस टाइम पता चलता है कि यार ये रिश्ता सिर्फ केवल जब तक आप सही थे तब तक था, आपका टफ टाइम आया तो आप का जो रिश्ते का रंग था वो फीका होने लगा। तो मुसीबतें भी इसलिए होती हैं कि आप अपनों की परख कर लो। कहते हैं डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, आप कहते हैं कोई बीमारी को सर्च करने के लिए एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। मुझे लगता है कि इंसान के जीवन में अगर उसे किसी को परखना है तो उसका एक्सरे, उसका एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, उसके मुसीबत के समय पता चलता है कि सामने वाला कैसा है। तो ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है। ऐसे भी मैं पीएचडी हूँ, रिसर्च वाला डॉक्टर। अच्छा, मैं अब तक बोला पीएचडी वाले डॉक्टर। भविष्य के लिए आपके बड़े सपने और लक्ष्य क्या है? सबसे पहले कि मैं एक अच्छा इंसान हमेशा बना रहूं, कितनी भी ऊंचाइयों पर जाऊं, अपने ज़मीं को हमेशा टच करते हुए चलूं और दूसरों की सहायता करूं। मुझे परमात्मा इतना दे कि सबसे पहले मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी पेट पाल पाऊं, भर पाऊं, और कुछ ऐसा करके जाऊं जो इस देश के लिए, चाहे वो एजुकेशन की बात करें या जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ लॉ निकालूं, क्योंकि वृद्ध आश्रम तो सभी लोग बनाते हैं। लगभग लोगों का सपना है, आप भी हैं इतने अच्छे आदमी कि आप भी सोचेंगे कि कल मेरे पास पैसा होगा तो मैं वृद्ध आश्रम बना दूंगा, मैं ऐसे ऐसे ये कर दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि मुझे इतना भगवान शक्ति दें कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये रूल ही ख़त्म कर दूं कि कोई माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ आए। अगर कोई ऐसा लो निकले तो उनको टांगे तोड़ दूं कि उसे कभी छोड़ ही ना पाए। उसके साथ कानून ऐसा मजबूत कर दूंगा कि कभी चाहते हुए भी वो नहीं छोड़ सकता। कानून तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगा ना। अगर मेरी सरकार या मेरी कोई ऐसे पावर बन जाए या मुझे कोई ऐसी शक्ति मिले तो मैं तो कहूँगा वृद्ध आश्रम होंगे ही नहीं। क्यों हो वृद्ध आश्रम? भाई माँ बाप ने आपको पाला था तो आपके लिए कोई बच्चे का आश्रम नहीं खोला। आपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में भेज दिया, चाहे किसी की बीवी के कहने पर या अपने मन से। मैं तो हटा ही दूंगा वृद्ध आश्रम। मैं कहूँगा नहीं, हाँ उनके लिए होगा जिनका कोई नहीं है, उसके लिए एक सहायता रूम जो भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत गड़बड़ है मेरी नज़र में कि बच्चों को माँ बाप पालते हैं और जब बच्चे खड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप को खड़े होकर उनको कहते हैं चलो वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं और उसमें उनकी बीवी सहयोग देती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ में। तो ऐसे चीज़ों के मैं खिलाफ हूँ थोड़ा, तो ये चीज़ ख़त्म करना चाहूँगा मैं। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, आप अपने दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो, खासकर युवाओं को? मैं यही कहूँगा युवाओं को, सबसे पहले तो यही संदेश है कि अपने रिश्तों को बचा के रखें और रिश्तों को इतना मजबूत कर लें कि ना तो शादी के बाद तलाक की ज़रूरत पड़े और उससे पहले ना ब्रेकअप की ज़रूरत पड़े और उससे पहले जो अपनी रिश्तेदारी है, अपने रिलेशन है, उसमें कभी खटास ना हो तो बस नोक-झोंक हो, सुबह का गया शाम को वापिस आ जाए। ये मेन चीज़ है। अपने संस्कार को ना भूले और जो भी कल्चर वो अपनाता है उसको अच्छे से फॉलो करे। अगर उसे नहीं पता है तो अपने माँ बाप से, अपने दादा से, नानी से, नाना से, जितने भी सीनियर हैं उनसे सीखने की कोशिश करे, उनको थोड़ा सा समय दे। मुझे लगता है कि हमारा यूथ थोड़ा सा भटक चुका है। वो अपनी एजुकेशन के चक्कर में ना माँ बाप के साथ बैठता है, ना रिश्तेदारी निभाता है और ना गाँव जाता है, अपने पूर्वजों से मिलता नहीं है ना। बढ़ता भी जा रहा है क्योंकि लोग आज तो इंडिपेंडेंस की तरफ तो ये नहीं होना चाहिए। उनको सारे काम करने चाहिए, अपने यूथ को सब कुछ करें, लेकिन अपने जो कनेक्शंस हैं, जो संस्कार के कनेक्शंस हैं, उनको अपने माइंड में लेके चलना चाहिए। उनको अपने बड़ों से पूछते रहना चाहिए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे ना तो आने वाले टाइम पे हमें संस्कार का मतलब भी नहीं पता होगा। अभी कुछ ऐसी जनरेशन है जिन्होंने गीता के बारे में नहीं पता है।
तो आज जानने की ज़रूरत है भाई आज के युवाओं को भी कि अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को। नहीं, मुझे देखो, मैं कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता, सबके अपने शौक़ होते हैं, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग संस्कार से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और मैं इसके लिए आपका भी थैंक्स कहूँगा, बिहार की जनता का थैंक्स कहूँगा, क्योंकि बिहार की जनता, यूपी की जनता, ऐसे कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कल्चर को माँ बाप संस्कार को ज़बरदस्ती सिखाते हैं। नहीं तो मुझे लगता है अगर माँ बाप इस चीज़ पे आ जाए कि छोड़ो, बेटे को करने दो, बेटी को जो करना करने दो, तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। बचे इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जो भी सरकार है, जो भी सरकार इस टाइम प्रेजेंट है, उसको एक ऐसा नियम, ऐसा क्लास में ऐसा पीरियड शुरू करना चाहिए जिसमें हमारे संस्कार की बात हो। एक क्लास होना चाहिए जिसके अंदर बैठकर बातों पर चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं, इसको हमें दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, या ऐसा कुछ जिसमें पुराने लोग आके बैठ के बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ सर, मैं कई स्कूलों में जाता हूँ एज ए गेस्ट, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं, उनको हिंदी नहीं आती अच्छे से। आई डोंट नो हिंदी, प्लीज़ इंग्लिश स्पीक नाउ। मैंने कहा अरे हिंदी नहीं, बोला नो। तो मैंने कहा इनको तो गीता भी नहीं पता होगा कि गीता में क्या। तो उनकी मैडम कहती नो आई डोंट। तो मैंने कहा मैम ये गलत कर रहे हो आप। आज हमारे देश में जो भी हो रहा है, हम हिंदू खुद ही अपने आप में कमज़ोर हो गए हैं। ये फैक्ट है। क्यों कमज़ोर हो गए? क्योंकि हमने अपने धर्मों में खुद ही को अपने आप में बंटवारा सा कर लिया है। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? आपको तो कम से कम इनको रामायण गीता का एक क्लास देनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप पढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा, ताकि उनके दिमाग में बच्चों के संस्कार रहे, सनातन धर्म दिमाग में रहे कि हम हैं क्या। आप देखो मदरसे तो कितने हैं, गुरुकुल मुझे तो नहीं दिखते आज तक कहीं। मैंने गुरुकुल को सीरियल में देखा है, मेरी नज़र में पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, शायद साउथ की तरफ हैं, लेकिन मुझे गुरुकुल नहीं दिखा आज तक। लेकिन मदरसे मुझे हर तरफ दिख गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकार है इस टाइम, उन्हें अनिवार्य कर देना चाहिए गीता और अपना रामायण, कि ये इसका भी लेसन होगा, इसे बच्चे को सीखना ज़रूरी है। और इंग्लिश स्कूल में पेरेंट्स डे होते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ग्रैंड पेरेंट्स डे भी होना चाहिए। कभी नहीं होगा। कभी वो सोचते नहीं कि भाई माता पिता का भी डे होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। बच्चों को देखा जाए तो सही और जो ज्ञान ग्रैंड पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और आज न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शायद वो कमी दिखती है, जिसके कारण आज बच्चे एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत जो कल्चर मिस कर रहे हैं कि माता पिता तो बेसिकली रोजी रोटी पे ही लगे रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं, लेकिन घर में संस्कार तो दादा दादी या नाना नानी ही देते हैं। हाँ, तो लेकिन लोग कनेक्टेड नहीं है ना, यूथ कनेक्टेड कहाँ है? बस सिर्फ सेल्फी और फोटो के लिए परिवार बचा हुआ है। सर मैं रियली बोल रहा हूँ आपके चैनल पे कि सिर्फ केवल सेल्फी लेनी है तो दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, उसके बाद कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। फ़ोन आ गया हाथ में, ठीक है, ज़रूरत है, फ़ोन मान गया, टेक्नोलॉजी आगे और बढ़ेंगी, तो इसका मतलब हम थोड़ा ना रिश्ते भूल जाएंगे, हम संस्कार भूल जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना हो। बड़े बड़े घर में तो ये भी हाल हो गया, भाई बहन भी एक दूसरे से बात करनी है तो एक ही घर में है लेकिन मोबाइल में बात कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो कह रही मैंने अपने भाई से 4 साल से बात ही नहीं की है, 5 साल से बात नहीं की, बस कभी ऐसे सामने बाथरूम के टकरा गया, कभी किचन के आगे तो हल्का सा हेलो। मैंने कहा गलत है। नहीं वो मुझसे बात नहीं करता, मैं उससे क्यों बात करूं? अहंकार सबको खा रहा है। अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब समय निकल जाता है ना, तब पता चलता है यार हमने बहुत गोल्डन समय हमने वेस्ट कर दिया, गुजर गया वो वक्त। तो मुझे लगता है कि हमारी जो यूथ है, हालांकि बिहार की जनता को समझाना, सॉरी कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने संस्कार को बचाते रहें और अपने कल्चर को अपनाते रहें, और बिहार की गूंज में और पूरे देश और पूरे पृथ्वी, पूरे वर्ल्ड में आप छाते रहें। क्या बात है। तो ये थी सोहित विजय सोनी जी की कहानी और उनके साथ आज करें। सर ये क्या कर लिया आपने? ये मैंने गले से इसको निकाल के मैंने इसको अपना ताज बना लिया, गमछा गमछा गमछा, और ये बन गया अब गमछा बिहार की शान और मेरी ताज। बिहार की शान को अपने सर आंखों पे रखा, अपने सर पे रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज बिहार की गूंज में सोहित जी अपना समय दिया और बहुत सारी चीज़ बातें की है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही चुनौतीपूर्ण आपका संघर्ष रहा, और आई एम श्योर कि पूरे बिहार की जनता और खासकर यूथ और पूरा देश इससे कनेक्टेड होगा और काफ़ी प्रोत्साहित होगा और काफ़ी सबक लेगा कि भाई
जो जो मेहनत होती है उसकी कभी हार नहीं होती। और बिहार की गूंज में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, ठीक है। और ये देखिए, बिहार की गूंज हम गुजार रहे हैं, आप भी आइए, ठकुआ खाइए या मखाना खाइए, हम तो खाने जा रहे हैं, और आप देखते रहिए डॉक्टर पीके बिहार की गूंज। हाँ। तो हर संघर्ष में एक सबक होती है, और सोहेल जी की कहानी उस किताब की तरह है जो जितना पढ़ते जाओ हौसला उतना बढ़ता जाता है। एक लड़का जो जिंदगी के झंझटों से टूटा नहीं, बल्कि हर ठोकर को सीढ़ी बना लिया, जिन्होंने स्कूल में रंगोली बनाई, मंदिर में भजन गाया, रामलीला में अभिनय किया, और अब देश भर के दिलों में अपनी अदाकारी से जगह बना ली। दोस्तों, ये एपिसोड एक इंटरव्यू नहीं था, ये था एक एहसास। सोहित विजय सोनी की कहानी जो हमें सिखाती है कि हर हालत चाहे जैसा भी हो, अगर जुनून और सच्चाई आपके साथ हो तो मंजिल कभी दूर नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी बिहार की एक नई गूंज में, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जहां मेहनत की गूंज होती है वहां सफलता खुद रास्ता ढूंढ लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद आपका।